एक ऐसा अनाथ बच्चा जिसे पूरी दुनिया ठुकरा देती है और उसे एक काफी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन पालता है और अपनी सारी नॉलेज इस बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिससे ये आगे चलकर डीमन लॉर्ड आर्मी में एक काफी खतरनाक कमांडर बन जाता है और उन सभी को ऐसे लीड करता है जैसे कि आज तक किसी ने भी नहीं किया। यहाँ तक कि इसकी पावर्स इतनी हाई लेवल की होती हैं कि ये उन्हें छुपा कर रखता है और कोई भी इसके बारे में नहीं जानता, यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड भी नहीं। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है कि ये बंदा एक इंसान है और डीमन लॉर्ड आर्मी को सर्व कर रहा है और ये अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक मास्क का यूज करता है और इस सच्चाई के बारे में ना तो डीमन लॉर्ड जानते हैं और ना ही बाकी के डीमंस। तो भाई सच में ये एनिमे काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस एनिमे को जरूर से वॉच करना और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। तो चलो फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में डीमंस इंसानों के कासल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वो काफी जल्दी इसके मेन गेट को भी तोड़ देते हैं। यही पास में हम दो बंदों को देखते हैं, वो ये कहते हैं, अरे वाह ये तो काफी जल्दी हो गया। अगली पल ये सारे के सारे डीमंस टाउन के अंदर घुस जाते हैं और सभी को मारना शुरू कर देते हैं। ये सारा नजारा दूर से खड़े हुए एक कमांडर देख रहा होता है। तभी उसके पीछे एक बंदा आ जाता है जिसको देखकर ये समझ जाता है कि ये बंदा डीमन लॉर्ड आर्मी का ही एक कमांडर है। वो ये कहता है, तुमने सारा कुछ पहले ही देख लिया है, तो अब तुम्हारे पास बस 3 ही ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ से भाग जाओ वरना अपने आप को मार लो, और तीसरा ऑप्शन अपनी सारी की सारी टेरिटरी को हमारे हवाले कर दो, वो भी चुपचाप। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? ये बोलने के बाद वो बंदा इसके ऊपर अटैक कर देता है। मैं ये जानता ही था कि तुम ऐसा ही करोगे, और वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके इस बंदे को जान से मार देता है। अब वो अपने साथी से ये कहता है, तुम एक काम करो, इस बंदे की सारी चोटों को हील कर दो और साथ में बाहर जो भी घायल हैं उनकी भी। जिसके बाद ये कमांडर विंडो के पास आकर एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ये बाहर देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि सारी की सारी वॉर ओवर हो चुकी है। पर ये सारा कुछ देखकर इस बंदे को काफी गिल्टी फील हो रहा होता है। वो ये कहता है कि मैंने ये सारा कुछ किया लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता। सभी को ऐसा लगता है कि मैं एक डीमन हूँ, लेकिन जैसे वो मास्क उतारता है तो ये बात सामने आती है कि ये एक इंसान है और वैसे इस बंदे का नाम है ईके। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बात हमारे सामने आती है कि ईके को एक बंदे ने पाला था जिनका नाम था रॉमबर्ग और वो एक ग्रेट मेज थे। यहाँ तक कि वो मैजिक के बारे में काफी अच्छे से जानते थे और उन्हें जितनी भी नॉलेज थी उन्होंने सारी की सारी नॉलेज ईके को सौंप दी। लेकिन मरने से पहले वो ईके से ये कहते हैं कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना कि यहाँ पर पहले एक हाई सिविलाइजेशन थी, वरना काफी कुछ बदल सकता है। यहाँ तक कि वो ये भी कहकर जाते हैं कि ईके को अपना मास्क किसी के भी सामने नहीं उतारना, वरना डीमन लॉर्ड उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि ईके ये सोच रहा होता है कि वो एक बैरियर के अंदर है, पर तभी अचानक एक लड़की उसके सामने आ जाती है जिसको वो देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और कब से हो? अయ్यो अम्मा, मैंने कुछ भी नहीं देखा और मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। तभी उसका सर टेबल से लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर एक पिग भागते हुए आता है जिसका नाम है जिरोन। वो ये कहता है कि हमने ह्यूमन की कासल को अपने कब्जे में कर लिया है और आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही इंसानों को जिंदा छोड़ रहे हो? तुम इसके बारे में चिंता मत करो, जो नए डीमन लॉर्ड हैं वो बस रिजल्ट चाहते हैं, पर हमारे बाकी साथी ये बोल रहे हैं कि हम सारे इंसानों को जान से मार दें। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो टैक्स कौन देगा? क्या तुम दोगे? तभी यहाँ पर काफी सारे बंदे आ जाते हैं जो ईके से बात करना चाहते हैं, लेकिन तभी जिरोन सामने आ जाता है कि तुम इनसे बात नहीं कर सकते, जो बात करनी है मुझसे करो। जिसके बाद ये सारे टैक्स को लेकर बातें कर रहे होते हैं। ईके उनसे कहता है कि तुम्हें बस उतना ही टैक्स देना है जितना कि तुम पहले दिया करते थे। ये सुनने के बाद सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने डीमन लॉर्ड की आर्मी से गद्दारी की तो तुम सारे जान से मारे जा सकते हो और ये पहली और आखिरी वार्निंग है। ये सुनते ही इन सभी की फट जाती है, लेकिन तभी ईके यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और जहाँ पर वो आता है उसके पीछे एक काफी बड़ा गोलम होता है जो कि उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। पर ईके भी उसके सारे अटैक से बड़ी आराम से बच रहा होता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। अरे वाह, तुम्हें देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वही छोटे बच्चे हो जो कि पहले अपने ग्रैंडफादर के पीछे छुपा करते थे, लेकिन आज तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जिसके बाद हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है कैफिरो और ये भी डीमन लॉर्ड की आर्मी में 7th कॉर्प्स की कमांडर है। ईके ये बताता है कि ये एक लौती डीमन है जो कि उसकी सच्चाई के बारे में जानती है। अभी दोनों ऐसे ही उस जगह के बारे में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर ईके गया हुआ था। वो ये कहता है, अगर आप मुझे बुलाना चाहती हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकती हो। अभी तक वो ये सोचता है कि कैफिरो उसे इसी बारे में जानना चाहती है, पर वो ये कहती है कि चलो मेरे साथ, कोई है जो कि तुमसे मिलना चाहता है, मेरे कंधे पर हाथ रखो। जैसे ही वो ऐसा करता है तो ये दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम फिर से उसी लड़की को देखते हैं जिसके लिए ईके ने कुछ खाना और एक नोट रखा हुआ होता है, इसे खाओ और चुप रहो। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ईके डीमन कासल के सामने
पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर उसे काफी अजीब लग रहा होता है। आखिरकार वो एक इंसान जो है। आगे जाते हुए इन दोनों को गेट पर कुछ गार्ड्स मिलते हैं। ईके ये पूछता है, क्या ये लोग सभी को चेक करते हैं? अरे हाँ, ये लोग सभी को चेक करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेरी आइडेंटिटी सभी के सामने आ जाएगी, खासकर डीमन लॉर्ड के सामने। अरे मेरे मुन्ना, इसके बारे में चिंता मत करो, मैं ये सारा कुछ संभाल लूंगी। ये बोलने के बाद वो ईके की बॉडी में काफी सारा मैजिक डालना शुरू कर देती है, जिससे उसकी बॉडी ग्लो कर रही होती है। ये देखकर सारे गार्ड्स काफी चौंक जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें रोमबर्ग के ग्रैंडसन से यही उम्मीद थी। तुम अंदर जा सकते हो, और वैसे भी रोमबर्ग को कौन नहीं जानता। जिसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं। ईके ये बताता है कि इस कासल को ऐसे बनाया गया है जिससे हमें डीमन लॉर्ड की पावर्स के बारे में काफी अच्छे से जानकारी मिल जाती है। और भाई सच में ये कासल काफी ज्यादा बड़ा होता है, और ईके भी चलते चलते काफी थक जाता है। जैसे वो कैफिरो को देखता है तो वो हवा में फ्लॉट कर रही होती है। वो ये कहता है कि इस मैजिक का नाम है फ्लाइट, और मैं भी ये मैजिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। अब अगले सीन में ये दोनों डीमन लॉर्ड के कमरे के सामने आ जाते हैं। कमांडर उसे कहती है कि तुम बस यहीं रुको, पहले मैं अंदर जा रही हूँ और मैं डीमन लॉर्ड से बात करूंगी। ये बोलने के बाद वो अंदर चली जाती हैं। फिर हमें इस डीमन लॉर्ड के बारे में बताया जाता है जो काफी खतरनाक और क्रूअल है। ईके ये बताता है कि ये वाला डीमन लॉर्ड काफी खतरनाक है और किसी को भी उसकी एबिलिटी के तौर पर जज करता है, और जो बंदा इस डीमन लॉर्ड को सबसे अच्छा लगता है ये उसे अच्छे से यूज करता है, चाहे फिर उस बंदे के अंदर मैजिक हो या फिर नहीं। ईके भी ये सोचता है कि ये मेरा भी पहली बार है जब मैं एक डीमन लॉर्ड से मिलने वाला हूँ। तभी कमांडर यहाँ पर आ जाती है, तुम अंदर आ सकते हो। पर जैसे ईके अंदर आता है तो वो ये देखता है कि ये डीमन लॉर्ड एक लड़की है। वो ये कहती है कि तुमने उस एरिया को एक ही हफ्ते में कैप्चर कर लिया, तुम तो सच में काफी कमाल के हो। मैंने बस वैसा किया जैसा मुझे ऑर्डर दिया गया था, और सारा का सारा क्रेडिट मेरी कमांडर को जाता है। तुम काफी दयालु लगते हो, और तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक इंसान हो। ईके ये सोचता है कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं मैं फंस न जाऊं। तभी कमांडर बीच में बोल जाती है। वो ये कहती है कि इस बंदे का नाम है ईके और ये रोमबर्ग का ग्रैंडसन है। ओह तो ये बात है, अब मैं समझी कि ये बंदा ऐसा क्यों है और इसने लोगों को क्यों नहीं मारा। अब इस सिचुएशन में ईके का दिमाग भी सनकना शुरू हो जाता है। वो ये सोचता है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी बड़ी गलती कर दी है, और मुझे डीमन की तरह सोचना चाहिए था और सारे इंसानों को जान से मार देना चाहिए था। अब ईके सारी बातों को सुलझाते हुए ये कहता है अगर हम इंसानों के अंदर डर पैदा करेंगे तो वो कभी भी हमारी बातों को या हमारे ऑर्डर को ओबे नहीं करेंगे, और पास्ट में भी ऐसा काफी बार हो चुका है, जैसे कि आप जानती हो। डीमन लॉर्ड ये कहती हैं क्या ये सारी बातें रोमबर्ग का ओपिनियन थी? अरे हाँ, कुछ ऐसा ही। पर डीमन लॉर्ड से कुछ देर बात करने के बाद ईके ये समझ जाता है कि वो भी पास्ट में हायर सिविलाइजेशन के बारे में काफी कुछ जानती हैं, जैसे कि रोमबर्ग जानते थे। तभी अचानक वो टेलीपोर्ट होकर ईके के सामने आ जाती हैं, और वो ये कहती हैं कि तुम बाकी डीमन से काफी अलग हो, और अगली बार जब तुम मुझसे मिलो तो प्लीज अपना ये मास्क हटा लेना, क्योंकि मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहती हूँ। ये बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही ईके अपना मास्क उतार देता है और काफी नर्वस लग रहा होता है। कमांडर उससे कहती है कि तुम तो एक नंबर के फट्टू हो। अभी दोनों ऐसे ही डीमन लॉर्ड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कमांडर ये कहती है कि शुक्र मनाओ उन्होंने तुम्हारा मास्क नहीं उतरवाया, वरना तुम्हारी बैंड बच जाती। अब अगले सीन में ईके दोबारा से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर इस लड़की ने सारा खाना खा लिया होता है, और वो घोड़े बेचकर सो रही होती है। जैसे ईके उसे उठाता है तो ये लड़की काफी शॉक्ड हो जाती है। मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? वो ये कहती है कि मेरा नाम है 13। क्या 13? काफी अजीब नाम है। वो ये बताती है कि वो एक स्लेव है और उन्हें ऐसे ही नंबर से रिफर किया जाता है। अब ईके उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें मेरी असलियत पता है, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? ये सुनते ही 13 की हालत टाइट हो जाती है। वो ये कहती है कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। वैसे इस लड़की का असली नाम है सैटी। तभी ईके उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ, तुम्हें मेरी स्लेव बनकर रहना होगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो। तभी सैटी उसे गले से लगा लेती है। अरे मेरे राजा, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब अगली सीन में हम जीरोन को देखते हैं जो ईके को कांग्रेचुलेट कर रहा होता है, क्योंकि वो इवेलियस का रूलर बन चुका है। जिसके बाद ये बात सामने आती है कि यही वो रिवॉर्ड है जो कि डीमन लॉर्ड ने ईके को दिया है। जिसके बाद कमांडर ईके को ये बताती है कि वैसे तो ये एक छोटा सा गाँव है, पर ये हमारी आर्मी के लिए और फाइट के लिए एकदम फ्रंट लाइन है, और यहाँ पर उसका यही काम है कि उसे इस जगह को प्रोटेक्ट करना है, और साथ में यहाँ से आने वाले रेवेन्यू को भी डबल करना है। ये सारी कहानी सुनने के बाद
बाद ईके का दिमाग खराब हो जाता है। वो ये कहता है कि वॉर के बीच में मैं ये सारा कुछ कैसे करूंगा, ये तुम्हारा हेडेक है तो तुम ही जानो। अगली सुबह ईके सारे डीमंस के सामने आ जाता है। वो ये कहता है कि तुम ये बात काफी ध्यान से सुनो, अब ये जगह हमारी फ्रंट लाइन होने वाली है और इस जगह के ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, तो तुम सभी को चौकन्ना रहना है। अब उसे ये बात काफी खल रही होती है कि कमांडर ने उसे ये काम सोच समझ कर नहीं दिया। अब ईके जिरोन के पास आ जाता है। वो ये कहता है कि पहले हमें वॉल्स को ही रिपेयर करना होगा। अच्छा मालिक, मैं बंदे ढूंढता हूँ। लेकिन जैसे उसे ये पता लगता है कि इन वॉल्स को रिपेयर करने में 6 महीने लगने वाले हैं, तो ईके काफी शॉक्ड हो जाता है। अब वो ये सोचता है कि ये टाइम तो काफी ज्यादा है, पर कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो ये कहता है कि हम ये सारा काम 1 महीने में ही खत्म कर सकते हैं। जिरोन ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है, ये काम तो इम्पॉसिबल है। पर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि डीमंस और ह्यूमंस दोनों ही एक साथ काम कर रहे होते हैं। जिरोन ये सोचता है कि पहली बार मैंने ह्यूमंस और डीमंस को एक साथ काम करते हुए देखा है। ईके तो काफी कमाल के हैं। यहाँ तक कि ईके ने इन सभी को काम करने के लिए सैलरी पर रखा हुआ है और इसलिए सारे जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। जिरोन ये सोचता है कि अब मुझे पता लगा कि ये डीमन लॉर्ड आर्मी में इतने ब्रिलियंट कमांडर कैसे हैं। यहाँ पर ये सारे डीमंस एक काफी बड़े पत्थर को हिलाने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर उनसे ये नहीं होता। तभी यहाँ पर ईके आ जाता है, जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस बड़े पत्थर को एक ही झटके में चकनाचूर कर देता है, जिसको देखकर ये सारे के सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। और भाई ये सारा कुछ देखकर जिरोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे मालिक, आप तो सच में काफी कमाल के हो और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप ही अगले डीमन लॉर्ड बनने वाले हो। आई शपथ। अभी सारे के सारे डीमंस एक और जगह पर जाकर वहाँ पर कब्जा करने का ट्राई कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं यानी कि इंसान, वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन्हें रोकने का ट्राई करते हैं, पर ये डीमंस काफी स्ट्रॉन्ग हैं। मेन गेट को तोड़ने के बाद ये सारे डीमंस अंदर घुस जाते हैं और सभी को मारना शुरू कर देते हैं। तभी एक बंदा डीमन लॉर्ड के पास आकर उन्हें ये सारी बातें बताता है। डीमन लॉर्ड ये कहती है, अगर सारे इंसान हमसे टक्कर लेने के लिए एक साथ आ रहे हैं तो मैं ये काम उसे सौंपती हूँ। अगली सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सभी को ये सस्ती वाली गेम खिला रहा होता है, जिसके अंदर उन्हें ये बताना है कि बॉल कौन से वाले ग्लास में है। तभी सैटी भी यहाँ पर आ जाती है और वो ये गैस करने का ट्राई कर रही होती है कि बॉल कौन से वाले ग्लास के नीचे है। ये बंदा कहता है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं जो कि तुम इस पर लगाना चाहती हो? अरे मेरे पास कोई भी पैसे वैसे नहीं है। ये सुनने के बाद इस बंदे की नीयत फिसल जाती है। वो ये कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे वैसे नहीं है तो एक काम करो, किसी और चीज को बेट पर लगा दो, जैसे कि तुम्हारी बॉडी। अब जैसे वो इस गेम को स्टार्ट करने वाला होता है, तभी ये सारे ग्लास हवा में उड़ने शुरू हो जाते हैं। ये सारे लोग इस बात को देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं। अबे ओए, तू हमारा फुद्दू बना रहा था, यहाँ तो कहीं भी बॉल नजर नहीं आ रही है, चल हमारे पैसे वापस निकाल। और ये सारा काम ईके ने किया होता है और वो सैटी को लेकर यहाँ से चला जाता है। पर जाते हुए वो ये देखता है काफी सारे सोल्जर्स एक जगह पर जा रहे हैं। वो ये सोचता है कि शायद से मैंने जो बात सुनी है कि किंग एक अलायंस बना रहा है, पक्का वो बात सही भी हो सकती है। सैटी ये पूछती है कि ये अलायंस क्या होता है। ईके ये बताता है कि ये एक ऐसा अलायंस है जो कि काफी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है और इसके अंदर सारी की सारी नेबर कंट्रीज एक साथ इकट्ठा होती हैं जब खतरा आता है। ओह, तो अब ये बात मेरे पल्ले पड़ी, जब डीमंस हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हमें एक साथ मिलकर उनका सामना करना है। ईके ये बताता है कि ये अलायंस पहले भी बन चुके हैं और पहले भी तीनों बार डीमन लॉर्ड की आर्मी इनसे हार गई थी। साथ ही में वो ये कहता है, अगर इस बार भी डीमन लॉर्ड की आर्मी हार जाती है तो उन सभी को वापस जाना होगा। ये बात सुनने के बाद सैटी भी काफी निराश हो जाती है। ईके उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? अगर डीमन लॉर्ड की आर्मी यहाँ से वापस चली जाती है तो तुम तो फ्री हो जाओगी। इंसानों की बस्ती में एक स्लेव की हालत एक स्लेव की तरह ही रहती है और आपके जाने के बाद मेरी हालत भी उन बच्चों की तरह हो जाएगी जिन्हें बस स्लेव की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर सैटी इन सारे बच्चों की बातें कर रही होती है। तुम चिंता मत करो, अभी के जो डीमन लॉर्ड हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम हारने वाले नहीं हैं और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। तभी वो दुकानदार एक गुंडे के साथ यहाँ पर आ जाता है। तुमने मेरी सारी ट्रिक खराब कर दी, चलो इसके पैसे निकालो और साथ में अपनी ये स्लेव भी मुझे दे दो। ईके आसपास देखकर इस बंदे के पैरों को जमा देता है और काफी सारे आइस ब्लेड इस बंदे के चेहरे पर ले आता है। ये बंदा उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, जल्दी से इन्हें हटाओ। पर ईके अपने आइस क्रिस्टल से इस बंदे की चड्डी टाइट कर देता है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे ये बताओ कि ये सारी की सारी आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है और ये सारे इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हैं। पहले तो ये बंदा इस बारे में बताने से मना करता है, लेकिन बाद में ईके के डराने के बाद ये बंदा मान जाता है और सारी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर देता है। वो ये कहता है कि अभी यहाँ पर एक अलायंस बनाया गया
है जिसका नाम है अलायंस ऑफ किंग। लेकिन इसमें से ही एक पार्टी ऐसी है जो कि अलायंस से पहले ही डीमन लॉर्ड की आर्मी पर अटैक करना चाहती है और ये सारे सोल्जर्स वहीं पर जा रहे हैं। ईके भी ये समझ जाता है कि वो सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि वो इस किंगडम में ज्यादा नाम कमा सकें और अपने आप को सबसे आगे रख सकें। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो लोग कहाँ पर अटैक करने वाले हैं? वो सारे एक ही जगह पर अटैक करेंगे जिसका नाम है इवेलियस, क्योंकि वहाँ का गेट काफी कमजोर है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ईके काम कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है। वो ये कहती है कि ईके तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे और तुम्हारा कोई भी अता पता नहीं है और तुम्हारे साथ वो लड़की कौन है? तभी सैटी भी यहाँ पर आ जाती है। वो ये कहती है कि मैं इनकी मेड हूँ। क्या तुम मेड? तुम तो काफी बदसूरत हो। चलो ईके एक काम करो, इस लड़की को यहाँ से भेज दो और मैं तुम्हारी मेड बन जाती हूँ। ये सुनने के बाद सैटी को भी काफी गुस्सा आ जाता है। इसकी भैंस की टैंट ये कहाँ से आ गई? अब अगली सीन में हम रोज़ेरा की आर्मी को देखते हैं जो कि इवेलियस के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। उनकी लीडर ये कहती है कि चलो अपने काम पर लग जाओ। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि जमीन के अंदर से काफी सारे स्केलेटन्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तुम सारे आगे बढ़ते रहो, ये सारे स्केलेटन्स हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन अगली पल यहाँ पर और भी ज्यादा डीमंस आ जाते हैं और साथ में ये बंदा भी मारा जाता है। इस फाइट को देखकर ऐसा लगता है कि ये सारे डीमंस इन सभी के ऊपर काफी भारी पड़ रहे हैं, जिसके बाद ये आर्मी रिट्रीट कर लेती है। जीरोन इसको देखकर ये कहता है इस व्हाइट नाइट ने काफी अच्छा काम किया, पर अच्छा ही है कि ये सारे लोग वापस जा रहे हैं। वो ये कहता है कि ये सारा कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि आप हमारे साथ हो। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ईके पर एक तीर से हमला होता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब ये सारी बातें रोज़ेरा के कमांडर तक पहुंचती हैं तो वो ये सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो ये कहते हैं एलिस्टर ने ऐसा कैसे किया? उसने आर्मी के साथ रिट्रीट क्यों किया? अब मैं किंग को इसके बारे में क्या जवाब दूंगा? मेरी तो नाक ही कट जाएगी। इस तरफ जैसे ही ईके को होश आता है तो वो ये देखता है कि कमांडर उसके साइड में लेटी हुई हैं। वो ये पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मेरे राजा, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। पर मुझे हुआ क्या था? कमांडर ये बताती है कि जब तुम्हें वो एरो लगा तो तुम बेहोश हो गए थे और मैंने तुम्हें हील किया। अब वो ईके से ये कहती हैं कि इस फाइट के दौरान भी कोई इंसान मारा नहीं गया, तो अब तुम डीमन लॉर्ड को क्या जवाब दोगे? कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें दोबारा से तुम्हारे ऊपर शक हो जाए। पर मैं एक ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे इंसान और डीमंस एक साथ रह पाए और वो कभी भी अलग ना हो। कमांडर उसे ये कहती है एक काम करो, तुम यहाँ पर रुककर आराम करो क्योंकि तुम एक इंसान हो, ना कि हमारी तरह एक डीमन। अब वो इस एरो को देखकर ये सोचता है कि किसी ने मेरे ऊपर पीछे से अटैक किया। इसका मतलब तो ये है कि कोई न कोई पहले से ही कासल के अंदर मौजूद था। पर तभी अचानक वो लड़की यहाँ पर आ जाती है और ईके से चिपकना शुरू कर देती है। जैसी सैटी ये देखती है तो वो भी ईके के पास आ जाती है। ये डीमन सैटी को परेशान कर रही होती है कि तुम एक इंसान हो तो तुम ईके के इतने करीब मत आओ, और वो ईके से और भी ज्यादा चिपक जाती है। ये देखकर सैटी को भी काफी गुस्सा आ जाता है और अभी दोनों लड़कियां लड़ना शुरू कर देती हैं। तभी जीरोन यहाँ पर आ जाता है और वो इसे उठाकर सीधा बाहर फेंक देता है। तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? जल्दी दरवाजा खोलो। ये देखकर सैटी भी काफी खुश हो जाती है। तुमने काफी अच्छा काम किया। ईके अपने साथी से कहता है कि तुम मेरा एक काम करो, मुझे उस सोल्जर के बारे में पता लगाना है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। तभी ईके को इस बात का पता लगता है कि जिस लड़की ने उसके ऊपर अटैक किया था यानी कि एलिस्टर, वो अभी प्रिजन में है। तो ईके उससे मिलने के लिए आ जाता है और साथ में वही डीमन लड़की भी होती है। वो ये कहती है कि आप यहाँ पर अकेले क्यों जा रहे हो? यहाँ पर खतरा भी हो सकता है, पर मुझे उस लड़की से कुछ बात करनी है। पर लिलिस उसे बार बार छेड़ रही होती है कि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं तो हम दोनों काफी सारी मौज मस्ती कर सकते हैं, चलो करें। ईके उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चुपचाप चलो। अब आगे जाने के बाद वो ये देखता है कि सामने कुछ गार्ड्स खड़े हुए हैं। ईके ये सोचता है कि वो आगे कैसे जाएगा, लेकिन तभी लिलिस आगे चली जाती है और वो इस गार्ड को मारकर बेहोश कर देती है। चलो अब अंदर चलते हैं। अब अंदर आने के बाद ईके ये देखता है कि ये जगह सच में काफी बड़ी है और यहाँ पर एलिस्टर को ढूंढना काफी मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी लिलिस एक बंदे को बेहोश कर देती है और उससे कीज ले लेती है। और जब ये दोनों टॉप फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं तभी अचानक उनके सामने काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं। लिलिस ये कहती है कि तुम बस आगे जाओ, इन सभी को मैं संभाल लूंगी। जैसे ईके यहाँ से जा रहा होता है तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो लिलिस ने इन सभी की काफी गंदी हालत की होती है, यानी कि वो इन्हें काफी गंदे तरीके से मार रही है। जिसके बाद ईके उस रूम में पहुंच जाता है पर वो ये देखता है कि यहाँ पर एलिस्टर नहीं है और तभी अचानक एक लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर ईके इससे बड़ी आराम से बच जाता है और वो बार बार ईके के ऊपर अटैक्स कर रही होती है, पर ईके उसकी एक ही कंटाप मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब ईके उसे गिराने के बाद उससे पूछता है कि मेरा बस तुमसे एक ही सवाल है कि पिछली बैटल में तुमने मुझे मारने के लिए एक असैसिन को हायर किया था। पर उसकी आवाज सुनने के बाद एलिस्टर को ऐसा लगता है कि वो एक डीमन
डीमन नहीं है। और वो ये पूछती है, क्या सच में तुम एक डीमन हो? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर शक है? तभी अचानक वो ये देखता है कि यहाँ पर कुछ गार्ड्स भागते हुए आ रहे हैं, जिससे ईके का ध्यान भटक जाता है। तभी एलिस्टर उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। बस तुम अब ये मत कहना कि तुम एक इंसान हो। और अब से हम एलिस्टर को एलिस कहने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पर गार्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। एलिस उससे कहती है कि तुम हिलना मत। हाँ ठीक है। अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सारे टाइम को फ्रीज कर देता है, जिससे ये सारे के सारे नाइट्स भी स्लो हो जाते हैं। जैसे ही एक नाइट उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है तो ईके उसके अटैक से बड़ी आराम से बच जाता है। वो इसे उठाकर फेंकने वाला होता है, पर ईके उसे बचा लेता है। लेकिन जिस जगह पर एलिस खड़ी हुई थी वो जगह भी टूट जाती है, और जैसी वो नीचे गिरने वाली होती है तो ईके उसे आकर बचा लेता है। अब ये दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। ईके ये कहता है कि मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी का एक कमांडर हूँ और मेरा नाम है ईके। अब ईके उसे दोबारा से वही सवाल करता है, क्या तुमने बैटल के दौरान मुझे मारने के लिए एक असैसिन को वहाँ पर भेजा था? पर एलिस उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो ये कहती है कि मैं एक नाइट हूँ तो मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकती। और अब वो उसे पकड़कर खोपचे में ले जाता है और अपनी माइंड रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके दिमाग से सारी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर लिलिस को काफी गुस्सा आ जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो तुम कभी भी मेरे साथ भी कर सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो एलिस उसको रोक लेती है कि तुम बस यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि तुम मेरी हार पर हंस सको। मैं यहाँ पर कुछ और जानने के लिए आया था और वो मुझे पता लग चुका है। ये सुनने के बाद एलिस भी काफी शॉक्ड हो जाती है, पर मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। लिलिस उससे कहती है चलो ना कुछ करते हैं, पर ईके उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। इस तरफ ईके दोबारा से अपने ऑफिस में आ जाता है। वो सैटी को सारा कुछ समझा रहा होता है कि हम इस जगह पर चावल को उगा सकते हैं और इसे उगाने से हमें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। वो ये भी कहता है कि यहाँ की लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल है, लेकिन ये सारी बातें सेठी के सर के ऊपर से जा रही होती हैं, यानी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब ईके उसे शॉर्ट में ही समझाता है कि ऐसा करने से हम काफी सारा खाना खा सकते हैं और साथ में हमें काफी सारा टैक्स भी मिलने वाला है। अरे वाह, आप तो काफी कमाल के हो और साथ में काफी इंटेलिजेंट भी। अब सैटी उससे ये पूछती है, पर मैं इस बारे में नहीं जानती कि चावल को कैसे बनाते हैं। ईके उसे कहता है इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता है। पहले फ्लेम को कम रखना है, फिर थोड़ा ज्यादा, और तुम ऐसे ही चावल को बना सकती हो। चलो मैं काम पर लग जाती हूँ। अब ईके अपनी सारी की सारी डीमन आर्मी के सामने आ जाता है। वो ये कहते हैं कि आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया, इसके बारे में तुम्हें काफी जल्दी पता लग जाएगा। अगर मैं सारी चीजों को कंबाइन करूँ तो इससे एक बात तो साफ होती है कि वो एरो हमारे दुश्मनों का है। ईके ये समझ जाता है कि हमारी डीमन आर्मी के अंदर कोई न कोई पक्का स्पाई है। तभी वो अपनी माइंड रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और तभी उसे एक गॉब्लिन की आवाज आती है, क्या मैं पकड़ा गया? ओह अच्छा, तो तुम ही स्पाई हो। अब वो ये सारा कुछ बताने के लिए कमांडर के पास आ जाता है। वो ये कहती है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो कि स्पाई कौन है? वो ये कहता है कि मैंने इसके बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और मुझे ये पता लग गया है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी में जो स्पाई है उसका नाम है जेस, जो कि एक वन आई गॉब्लिन है। जिसके बाद ये दोनों इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो जेस को कैसे पकड़े। कमांडर उससे कहती है कि हम उससे बस एक ही काम करवा सकते हैं और वो है उससे बदला लेना। अब अगले सीन में एक बंदा जेस के पास आता है और वो ये कहता है, हमें अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ईके कमांडर से मिलने के लिए गया हुआ है। जेस उसे ये कहता है, पर ये कैसे हुआ? वो उस एरो से इतनी जल्दी हील कैसे हो सकता है? क्या तुमने वो एरो सही जगह पर मारा था? अरे हाँ, मैंने उन्हें मारने के लिए एरो को सीधा उनकी छाती के आर पार कर दिया था। यहाँ पर एक और बंदा आकर ये बताता है कि हम अपने एक और साथी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जेस को ऐसा लगता है कहीं हम पकड़े तो नहीं गए। अगले सीन में ईके उससे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाता है। जेस उससे कहता है कि आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप यहाँ पर आ रहे हो। ईके ये कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर अकेला आया हूँ और तुम तो पूरी आर्मी के साथ। क्या सारा कुछ सही है? यहाँ पर जेस ईके की बेइज्जती कर रहा होता है। मैंने सुना है कि तुम लास्ट फाइट में इंजर्ड हो गए थे, तो तुम्हें एक कमांडर नहीं होना चाहिए और ये टेरिटरी मेरी है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये बोलते ही सारे के सारे डीमंस उसे घेरना शुरू कर देते हैं। ईके उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में पहले से ही जानता हूँ कि तुम गद्दार हो, तो तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम ये बात नहीं जानते कि मेरी आर्मी के अंदर तुमसे भी 2 गुना ताकत है और हम तुम्हें आसानी से मसल सकते हैं। ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हारी पूरी टीम यहाँ पर एक साथ आ गई। जिसके बाद यहाँ पर आसमान से आग बरसनी शुरू हो जाती है और ये अटैक कमांडर कर रही होती है, जिससे डर कर सारे के सारे डीमंस यहाँ से भाग जाते हैं और ये देखकर जेस की भी फटनी शुरू हो जाती है। ईके भी ये सोच रहा होता है कि मैंने कमांडर से कहा था कि वो ऐसे अटैक ना करें, वरना इस जगह को दोबारा से रीबिल्ड करने में काफी टाइम लग जाएगा। कमांडर अपने साथ और भी बंदे लेकर आई हुई होती हैं, जो कि सारे के सारे डीमंस को पेलना शुरू कर देते हैं। तभी ईके जेस के पास आता है और ये कहता है कि तुम्हारे पास बस 2 ही चॉइस हैं, या तो तुम अभी सरेंडर कर दो
या फिर बाद में जब तुम सारा कुछ खो दोगे। ये सुनते ही जेस की दिमाग की सनक जाती है और वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सारे इसे जान से मार दो। और जैसे वो एके को मारने के लिए सामने आते हैं तो एके अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारे गॉब्लिन्स को मिट्टी में मिला देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जेस छुप जाता है। उसके साथ ही उससे ये कहते हैं कि मालिक आप कहाँ पर हो, तुम सारे मरते रहो जब तक कि मैं यहाँ से भाग नहीं जाता। जैसे वो यहाँ से भागने का ट्राई करता है तो उसके सामने एक काफी बड़ा डीमन आ जाता है, लेकिन वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पर पहुँच जाता है, यानी कि बच जाता है। तो फाइनली मैं बच गया और मैंने जो ये रास्ता बनाया था वो मेरे काम आ ही गया और तुम बस देखते जाओ कि असली वॉर अब शुरू होने वाली है। पर तभी यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और ये धमाका ईके ने किया होता है। जेस ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, तुम यहाँ पर कैसे आए? ईके उससे कहता है तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले मैंने तुम्हारे साथ अपना एक फैमिलियर छोड़ दिया था और इसीलिए मैं यहाँ पर काफी आराम से आ पाया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आने की? ईके उससे कहता है अरे मुन्ना इतना गुस्सा मत करो, बस मेरे सामने सरेंडर कर दो। अगली पल जेस उस पर अटैक कर देता है पर ईके उसके अटैक को बड़ी आराम से रोक लेता है। जेस उससे कहता है कि मैं एक ब्रिगेड कमांडर हूँ और तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है। लेकिन भाई कुछ टाइम के बाद इस बंदे की हालत काफी गंदी हो जाती है और ईके ने इसे एक पेड़ से बांध दिया होता है। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ तो तुम हार मान जाओ। जेस ये कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। और अब मुझे ये बात समझ आ रही है कि तुम्हारी डीमन लॉर्ड आर्मी में इतनी तारीफें क्यों होती हैं। लेकिन यहाँ पर जेस के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी बन रही होती है। वो ये कहता है चलो हम दोनों एक काम करते हैं, क्यों ना एक साथ मिलकर डीमन लॉर्ड की आर्मी पर ही कब्जा कर लें। वैसे भी डीमन लॉर्ड ने हमारे लिए क्या ही किया है। वो ये कहता है हम काफी लंबे टाइम से इंसानों को मारते हुए आ रहे थे और इसमें हमें काफी मजा भी आता है, लेकिन अभी के जो डीमन लॉर्ड हैं वो इंसानों को मारने ही नहीं देते। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई भी एम्बिशन नहीं है। तो क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? अबे चल बे छपरी, तेरा साथ कौन देगा? तो ये लो। लेकिन इससे पहले ईके अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसके सारे सेंसेस को डल कर देता है। मैं ये बात पहले से ही जानता था कि तुम कुछ करने वाले हो। जिसके बाद कमांडर भी यहाँ पर आ जाती हैं और वो जेस के हाथ को खींचना शुरू कर देती हैं। तुम हमें सारा कुछ सच सच बता दो वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो कि तुमने सपने में भी सोचा नहीं होगा। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जेस को कुछ होना शुरू हो जाता है। ईके ये कहता है कमांडर आप ये क्या कर रही हो? पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जेस की पूरी बॉडी में पॉइजन फैलना शुरू हो जाता है और वो उसके ऊपर एंटीडोट का भी इस्तेमाल करते हैं, पर इससे भी उसे कुछ नहीं होता। कमांडर भी ये देखकर समझ जाती है कि पक्का तुम्हें किसी न किसी ने पावरफुल पॉइजन दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथियों में से ही कोई एक है, यानी कि तुम्हारे साथियों ने भी तुम्हारे साथ गिव अप कर दिया है। ये सुनने के बाद जेस उन्हें नाम बताने ही वाला होता है पर वो मर जाता है। जाते हुए एक ही सोचता है कि मुझे इसे देखकर काफी अजीब लग रहा है। मैं ये जानता हूँ कि ये यही डिजर्व करता था, पर इसके साथियों ने आखिरी वक्त में इसे अबंडन कर दिया। शायद से मैं ये सारा कुछ इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर इंसानी दिल है। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ये दोनों डीमन लॉर्ड के सामने आ जाते हैं। वो ये कहती है तुम ये बात जानते हो ना कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कमांडर ये कहती है कि हमने उस इंसान के बारे में सारा कुछ पता लगा लिया है जो कि इस सब के पीछे है और वो भी डीमन लॉर्ड की आर्मी में थर्ड कॉर्प्स का हेड है जिसका नाम है बास्टियो। डीमन लॉर्ड ये कहती है क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? उसने मेरे वाइस कमांडर को अपने साथ कर लिया था और वो मुझे और ईके को मरवाना चाहता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पीछे भी हो। तो ऐसी बात है तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? फिर हम पीछे बास्टियो को देखते हैं। वो ये कहता है इन दोनों ने मिलकर ही अपने वाइस कमांडर को जान से मार दिया है और अब ये दोनों मुझे फंसाना चाहते हैं। शायद से ये दोनों ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुझसे थर्ड कॉर्प्स को छीनना चाहते हैं और ये लड़की ये तो एक चुड़ैल है तो ये तो ऐसा करेगी ही। लेकिन डीमन लॉर्ड को भी बास्टियो की सारी चालाकियां समझ आ जाती हैं। वो ये कहती हैं कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी ये सारी चालाकियां समझ नहीं पाऊंगी? मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितने ईवल हो और कैफिर हो तुम कितनी लॉयल भी। वो ये कहती है कि मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं तुम दोनों को ही पनिशमेंट दे दूं, लेकिन मैं अपने दो कीमती को कमांडर्स को खोना नहीं चाहती। जिसके बाद वो ये डिसाइड करती हैं कि इन दोनों के बीच में एक डुएल होने वाला है और जो भी इस मैच को जीतेगा डीमन लॉर्ड उसी की ही बात को मानने वाली है। अब ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं जहाँ पर कमांडर ये बता रही होती है कि ये मैच 50-50 पपेट्स के बीच में होने वाला है और हम सीधा इस मैच के अंदर शामिल नहीं हो सकते और जो भी दूसरे के पपेट्स को सबसे पहले हराएगा वो इस मैच को जीत जाएगा। एक ये कहता है कि डीमन लॉर्ड ने ये काम काफी मुश्किल कर दिया, वो सीधा ही तुम दोनों के बीच में फाइट भी तो करवा सकती थी। कमांडर ये कहती है इसमें कुछ न कुछ तो ऐसा है जो कि डीमन लॉर्ड हमारे बीच में टेस्ट करना चाहती हैं और इस मैच के अंदर हम अपनी जगह किसी और को भी भेज सकते हैं और ईके तुम मेरी जगह पर जाने वाले हो, पर ये फाइट तो आपकी है तो आप मुझे क्यों भेज रही हो? मैंने बस वो तरीका चुना है जिससे कि मेरे जीतने के चांसेस
काफी ज्यादा हैं। जिसके बाद ईके उस जगह को देखने के लिए आ जाता है जहाँ पर ये डुएल होने वाली है। कमांडर उससे ये कहती है कि मैं इस बात को काफी अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी हैं और मैं अपनी जान को तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ। अब ईके अपने साथी के साथ में खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है, कमांडर ने अपनी जान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दी है। सच में मेरे ऊपर काफी ज्यादा बर्डन है। जिरोन भी यहीं पर खड़ा हुआ होता है। वो ये कहता है कि मालिक आपको क्या हुआ? मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं इस फाइट को कैसे जीतूं। अब अगले सीन में ये दोनों उन पपेट्स को देखने के लिए आ जाते हैं जिनको ये इस मैच के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। एक ये बताता है कि इन सारी की सारी पपेट्स की स्ट्रेंथ एक जैसी है और यहाँ पर जो वेपन्स रखे हुए होते हैं ये उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिरोन ये देखकर काफी खुश हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि डीमन लॉर्ड काफी दयालु हैं और उन्होंने आपको वेपन्स भी दिए हैं। जिसके बाद ईके अपने ऑफिस में आ जाता है। तभी सेठी उसके लिए चाय लेकर आती है। ईके उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि एक बैटल में जीतने का सही तरीका क्या हो सकता है? वो ये कहती है कि मुझे फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं ये ट्राई करूंगी कि मैं बातचीत से सारा मामला सुलझा लूं। हाँ, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, पर इस दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि बिना फाइट किए फैसला नहीं कर सकते। सेठी ये कहती है, वैसे अगर मुझे लड़ने का मौका मिले तो मैं झाड़ू का इस्तेमाल करूंगी ताकि मैं दूसरों को कम से कम चोट पहुंचा पाऊं। ईके भी ये सोचता है कि लड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूर से ही अटैक किया जाए और इसके लिए एक बो एकदम परफेक्ट है। पर उसके दिमाग में ये बात भी आती है कि बो के बारे में पहले से ही बास्टियो को पता हो सकता है। तो मैं क्या करूं? चलो मैं एक काम करता हूं, मैं गन बनाता हूं। सेठी ये कहती है कि वो क्या चीज है, क्या वो सच में इतनी ताकतवर है? अगर हम लॉन्ग रेंज के हिसाब से देखें तो वो एक बो से भी काफी इफेक्टिव है। सेठी भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान हो जाती है कि सच में ये वेपन तो काफी कमाल का है। अब ईके इस बारे में हेल्प लेने के लिए कमांडर के पास आता है। वो ये कहता है कि आप मेरे लिए एक गन बना सकती हो, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देती है। पर आपने मुझसे कहा था कि आप एक एल्केमिस्ट हो और आप कुछ भी बना सकती हो। अरे मुन्ना, मैं एक भगवान नहीं हूँ और मैं एक ऐसी चीज नहीं बना सकती जिसको मैंने आज तक देखा ही ना हो। जैसे वो इस गन के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करता है तो कमांडर उसके ऊपर पानी फेंक देती है। ये सारी बातें छोड़ो और मुझे ज्वाइन करो। अब एक बंदा बास्टियो के पास आकर उसे ये बताता है कि हमें ये पता लगा है कि कैफिरो इस फाइट में हिस्सा नहीं लेंगी। वो अपनी जगह पर ईके को भेजने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो डर चुकी हैं। बेवकूफ, वो 7th कॉर्प्स की कमांडर है, उसके पास पक्का कोई न कोई और प्लान होगा। बास्टियो कहता है, मेरी ये स्वॉर्ड काफी कमाल की है मालिक, वो बस इसीलिए क्योंकि आपकी ये स्वॉर्ड ब्लैक ड्रैगन के फैंग से बनी हुई है। मैं एक काम करूंगा, अपने सारे के सारे पपेट्स को ऐसे ही स्वॉर्ड दे दूंगा, तो फिर देखते हैं कि मुझे जीतने से कौन रोकता है। तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। वो ये कहता है कि मैं दोबारा से यहाँ पर आ गया और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप ही जीतने वाले हो। इस तरफ ईके भी नहाकर बाहर आ जाता है और वो अब भी इसी फाइट के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके कपड़े उड़ते हुए उसके पास आ जाते हैं जो कि डीमन लॉर्ड ने किया होता है। ईके उन्हें यहाँ पर देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। डीमन लॉर्ड यहाँ पर क्या कर रही हैं? और मैंने तो अपना मास्क भी नहीं पहना। अब वो अचानक से उसके सामने आ जाती हैं और ये कहती हैं कि चलो इसको खोलो। और जैसे ईके इसे खोलता है तो इसके अंदर काफी सारी गन्स होती हैं। ये देखकर ईके भी काफी शॉक्ड हो जाता है। क्या सच में इतनी सारी गन्स? डीमन लॉर्ड उससे कहती हैं, ईके क्या तुम इन्हीं को ढूंढ रहे थे? वैसे मैं ईके नहीं हूँ, मुझसे छुपाओ मत, मैं तुम्हारे बारे में सारा कुछ जानती हूँ और ये सारी बातें मुझे रॉमबर्ग ने बताई थी और उन्होंने अपनी सारी नॉलेज तुम्हें दी है, वो मैं साफ साफ देख सकती हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद ईके की काफी ज्यादा फट रही होती है। वो ये पूछता है, अगर आप ये बात पहले से ही जानती थी कि मैं एक इंसान हूँ तो आपने मुझे जान से क्यों नहीं मारा? ये सारा कुछ मैंने बस इसीलिए किया क्योंकि मैं अपनी एक विश को पूरा करवाना चाहती हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितनी पावर्स हैं। ईके उनसे ये पूछता है, पर आपका ड्रीम क्या है? मैं इस दुनिया को बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे काफी सारे लोगों की जरूरत है जो कि मैं अकेले नहीं कर सकती। ईके उनसे कहता है कि जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा और मैं आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर कैफिरो इन गन्स के लिए बुलेट बना रही होती हैं। ईके उनसे कहता है, इनका साइज थोड़ा बड़ा है, इन्हें छोटा करो ताकि ये गन्स के अंदर आसानी से फिट हो पाएं। जिसके बाद ये सारे गन्स को टेस्ट कर रहे होते हैं जिससे यहाँ पर एक काफी तेज धमाका होता है जिसको देखकर ये सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। कमांडर ये कहती है, क्या ये तुमने किया? क्योंकि मैंने कोई भी मैजिक यहाँ पर सेंस नहीं किया है। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो ये कहती है कि आपने हमसे जैसा कहा था वो हमने बना दिया है। अब ईके इन सभी को ये समझाता है कि इन सारी चीजों को मिलाने के बाद एक गन पाउडर बनता है और उससे ही ये धमाका हुआ। जिसके बाद ईके इस लड़की को 500 बुलेट्स और बनाने का ऑर्डर दे देता है। कैफिरो भी ये काम करने से मना कर रही होती है। मैं ऐसा काम नहीं करती क्योंकि इससे मेरी स्किन खराब हो जाती है, ये काम तो काफी डिटेलिंग का है। जिरोन भी ये कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। नहीं नहीं, तुम रहने दो। यहाँ पर ये सारे के सारे डीमंस इस डुएल को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो रहे होते हैं। बास्टियो ये कहता है, क्या तुम्हारे पास बस यही शील्ड है जिससे कि
तुम लड़ने वाले हो और कैफीरो कहाँ पर है? क्या वो कोई और प्लान बना रही है? ईकी ये देखता है कि बास्टियो की आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही होती है और उन सभी के पास काफी खतरनाक वेपन्स हैं और वो स्वॉर्ड भी। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। बास्टियो उससे ये कहता है, तुमने मेरी टीम का आर्मर तो देख ही लिया, ये काफी स्ट्रॉन्ग है और इसे तुम किसी भी चीज से तोड़ नहीं सकते। बास्टियो ये कहता है कि वो जो मटेरियल यूज कर रहा है उसे वो डीमन लॉर्ड ने दिया है। ये सुनने के बाद ईकी भी काफी शॉक्ड हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि डीमन लॉर्ड बास्टियो की हेल्प कर रही है। अगली पल ये डुएल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर बास्टियो की आर्मी इन सभी के ऊपर एरो से अटैक कर रही होती है। ईकी की आर्मी उन्हें रोकने का ट्राई करती है पर ये उन्हें लग जाते हैं। देखते ही देखते बास्टियो के पपेट्स ईकी के ऊपर भारी पड़ने शुरू हो जाते हैं और उसके काफी सारे पपेट्स को जान से मार देते हैं। ये देखकर बास्टियो कहता है, क्या हुआ मुन्ना, सारी हेकड़ी निकल गई क्या? फिर देखते ही देखते सारे लोग ईकी की आर्मी की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। तुम एक नंबर के बुज़दिल हो, अरे वापस अटैक तो करो, क्या हुआ, हार गए क्या? पर तभी यहाँ पर एक गन शॉट की आवाज आती है जिससे बास्टियो का एक पपेट मर जाता है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है। ईके उनसे कहता है कि तुम सारे खड़े हो जाओ और उनके ऊपर अटैक्स करना शुरू करो। फिर देखते ही देखते बास्टियो के सारे पपेट्स की लंका लग जाती है और वो एक एक करके धाराशाही हो रहे होते हैं। डीमन लॉर्ड भी ये सारा कुछ बड़ी गौर से देख रही होती है। बास्टियो ये कहता है, आखिरकार ये क्या चीज है, ये किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? फिर कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि बास्टियो के सारे पपेट्स मारे जाते हैं और ईकी इस फाइट को जीत जाता है। तभी डीमन लॉर्ड बास्टियो के सामने आती हैं। वो ये कहती हैं, तुम्हारे सामने दो चॉइसेस हैं, या तो मैं तुम्हें जान से मार दूं या तुम खुद अपने आप ही मारे जाओ, जो कि तुम्हारे लिए काफी ऑनर की बात होगी। आप मुझे मारना तो चाहती हो पर मैं एक तीसरा ऑप्शन चूज करने वाला हूँ। तभी उसका एक साथी डीमन लॉर्ड के ऊपर एक एरो से अटैक करता है पर वो उसे पकड़ लेती हैं और अगली पल यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और ये सारे उसकी चपेट में आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर स्केलेटन्स की पूरी आर्मी आ जाती है। बास्टियो ये कहता है कि तुम सारे अब मरने वाले हो और मैं बनूंगा अगला डीमन लॉर्ड। जिसके बाद बास्टियो की स्केलेटन आर्मी सारे के सारे डीमंस को मारना शुरू कर देती है। बास्टियो ये कहता है कि अब से ये पूरी दुनिया मेरी हुई और तुम सारे मेरे सामने झुक जाओ। ये सुनने के बाद बास्टियो की आर्मी और भी गंदे तरीके से डीमंस को मारना शुरू कर देती है। वो ये कहता है, ये सारा कुछ देखने के बाद तुम्हें तो समझ आ गया होगा कि अब ये डीमन लॉर्ड आर्मी मेरी होने वाली है। अब वो ईकी के सामने एक ऑफर रखता है कि ईकी उसे ज्वाइन कर ले, पर ईकी इस बात से मना कर देता है। मुझे लगा था कि तुम काफी समझदार हो पर तुम तो बेवकूफ हो। जिसके बाद ईकी उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब बास्टियो के सारे स्केलेटन्स ईकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं पर ईकी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके इन सभी को मारना शुरू कर देता है और वो ये काम काफी आराम से कर रहा होता है। हवा में आने के बाद वो एक और स्पेल को कास्ट करता है जिससे ये सारे स्केलेटन्स मारे जाते हैं और अब वो काफी तेजी से बास्टियो के सामने आ जाता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है। लेकिन जब ये सारा धुआं छट जाता है तो बास्टियो का सर ईकी के पास आता है। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तभी अचानक से उसकी बॉडी ईकी के पीछे आ जाती है पर ईकी उसके अटैक से बच जाता है। बास्टियो ये कहता है कि शायद से तुम ये बात नहीं जानते कि मैं एक डलहन हूँ और मेरी ये सारी की सारी आर्मी स्केलेटन आर्मी है जो कि मर नहीं सकती। ईकी अब टाइम को फ्रीज कर देता है और वो सारे के सारे स्केलेटन्स को मारना शुरू करता है। लेकिन अब भी ये स्केलेटन्स काफी ज्यादा हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए सामने से आ रहे होते हैं। बास्टियो भी दोबारा से रिकवर हो जाता है। वो ये कहता है कि मेरी ये जो आर्मी है वो इनफाइनाइट है और ये तुम्हें जान से मार देगी। तुमने पहले काफी बड़ी गलती कर दी, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। अब उसका एक साथी ईके पर एक एरो से अटैक करता है पर ईके इससे काफी आराम से बच जाता है। बास्टियो ये कहता है, अरे वाह, तुम तो काफी चालाक निकले और अब मुझे समझ आया कि तुम डीमन लॉर्ड की आर्मी के कमांडर क्यों हो। अब ईके भी ये सोच रहा होता है कि ये सारे अनडेड हैं, तो मैं इन्हें मारने के लिए कौन से मैजिक का इस्तेमाल करूं। जैसे वो दोबारा से इस पर अटैक करते हैं तो ईके एक ऐसे मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे ये सारे के सारे स्केलेटन्स वैनिश हो जाते हैं। ये बंदा दोबारा से ईके पर अटैक करने वाला होता है पर कैफीरो उसको रोक लेती है। यहाँ तक कि लिलिस ने भी इस तरफ मोर्चा संभाल लिया होता है और वो बास्टियो के सारे साथियों को एक एक करके मार रही होती है। कैफीरो भी नीचे आने के बाद ये कहती है कि हमने बाहर के सारे डीमंस को खत्म कर दिया है। बास्टियो की ये सुनने के बाद काफी ज्यादा फट जाती है। तभी डीमन लॉर्ड भी यहाँ पर आ जाती है। बास्टियो उन्हें देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। डीमन लॉर्ड उससे कहती है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, चलो इसके साथ फाइट करो। अगर तुम इस फाइट को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जिसके बाद इन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। बास्टियो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। ईके उससे बचने के लिए एक बैरियर का इस्तेमाल करता है पर ये अटैक काफी खतरनाक था जिससे ये बैरियर भी टूट जाता है। बास्टियो उसके ऊपर एक और अटैक करने का ट्राई करता है पर ईके उसके ऊपर वही अटैक करता है जो काफी खतरनाक है और इसके अंदर से येलो लाइट निकल रही होती है जिसको देखकर कैफीरो भी ये समझ
समझ जाती है कि ये एक व्हाइट मैजिक है, पर ईके इसका कब से इस्तेमाल कर रहा है। वो अटैक बास्टियो को लग जाता है और अब वो काफी गुस्से में आकर ईके पर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है। लेकिन यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हमें रॉम्बर्ग को दिखाया जाता है। वो ईके से ये कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे दादाजी कुछ भी नहीं, तो चलो तुम्हारी स्टडी का टाइम हो चुका है। जिसके बाद वो मैजिक प्रैक्टिस करने में लग जाता है। अब बाहर आने के बाद ये दोनों व्हाइट मैजिक को लेकर बातें कर रहे होते हैं। रॉम्बर्ग उससे कहते हैं कि तुम्हें बस कर्सेस को ही स्टडी करना है, क्योंकि डीमंस के लिए व्हाइट मैजिक करना काफी मुश्किल है, जो कि तुम्हारे दिल से आता है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि जिन लोगों के पास व्हाइट मैजिक होता है वो डीमंस के लिए काफी खतरनाक है। वो ईके से इस बात के लिए भी मना करते हैं, अगर तुम व्हाइट मैजिक सीखते हो तो इसके बारे में किसी को भी मत बताना। प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि ईके बास्टियो को काफी ज्यादा सुना रहा होता है। तुमने अपने सारे साथियों को सैक्रिफाइस कर दिया, यहाँ तक कि अपनी मास्टर को भी खो दिया। तुम्हारे लिए ये सारी चीजें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। ये सारी बातें डीमन लॉर्ड भी काफी गौर से सुन रही होती हैं। बास्टियो ये कहता है, आखिरकार तुम मेरे साथ क्या ही कर लोगे? अब ईके उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम आज मरने वाले हो। जिसके बाद बास्टियो काफी गुस्से में आकर ईके के ऊपर अटैक कर देता है। ईके ये कहता है, ग्रैंडपा मुझे माफ करना, मैं व्हाइट मैजिक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और अगले पल हम ये देखते हैं कि वो बास्टियो के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे बास्टियो वैनिश हो जाता है और बस उसका आर्मर ही बाकी बचता है। तभी कैफिरो यहाँ पर आ जाती है। ईके उनसे कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि आप ये सारा कुछ पहले से ही जानती थी। अब डीमन लॉर्ड भी यहाँ पर आ जाती हैं। वो ये कहती हैं कि हमारे सामने एक दिक्कत है कि बास्टियो मारा जा चुका है, तो हमारी आर्मी में थर्ड कॉर्प्स को कमांड करने वाला कोई भी नहीं बचा। और भाई यहाँ पर ईके को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है और अब से वो डीमन आर्मी में थर्ड कॉर्प्स का कमांडर भी है। ये सुनने के बाद ईके भी काफी शॉक्ड हो जाता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या क्या करूँ? डीमन लॉर्ड के जाते ही सारे के सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और ईके की जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिरोन तो उसे गले से ही लगा लेता है, मेरे मालिक। अगले सीन में कैफिरो डीमन लॉर्ड के सामने आ जाती हैं और वो ईके को थर्ड कॉर्प्स को कमांड करने से मना कर रही होती हैं। डीमन लॉर्ड उससे कहती हैं कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम इस फैसले से काफी खुश होंगी, चलो ये बात ईके से ही पता करते हैं। तभी ईके भी यहाँ पर आ जाता है। डीमन लॉर्ड उससे कहती हैं, क्या तुम थर्ड कॉर्प्स को संभालने के लिए रेडी हो? हाँ मैं तैयार हूँ। जाते हुए कैफिरो ईके के ऊपर काफी गुस्सा हो रही होती है, तुमने डीमन लॉर्ड को ये बात क्यों बताई कि तुम एक इंसान हो? वो इस बात को लेकर भी काफी शॉक्ड होती है कि डीमन लॉर्ड इतनी शांत क्यों है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ईके डीमन लॉर्ड के सामने खड़ा हुआ होता है और वो ये कहता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर इंसान और डीमंस एक साथ रह पाएं। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि इंसान और डीमंस पहले के मुकाबले काफी अच्छे से एक साथ काम कर रहे हैं और मैं कैफिरो के अंडर सर्व करना चाहता हूँ। ये बोलते बोलते वो अपना मास्क भी उतार लेता है। अपनी बात को खत्म करते हुए ईके डीमन लॉर्ड से ये कहता है कि मैं थर्ड कॉर्प्स को कमांड करने के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इवेलियस को एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ पर इंसान और डीमंस एक साथ पाए जाएंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे। डीमन लॉर्ड ये सुनकर हैरान तो होती हैं। वो ये कहती हैं, चलो देखते हैं। अब ईके एक काफी ऊंची जगह पर आ जाता है और वो कुछ सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर सेठी आ जाती है। वो ये कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप काफी लंबे टाइम से अंदर नहीं आए। ईके उसे समझाता है कि यहाँ की मिट्टी काफी फर्टाइल है, तो यहाँ पर हम काफी लंबे टाइम तक अलग अलग क्रॉप्स उगा सकते हैं। सेठी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। ईके ये बताता है कि अब हम काफी ज्यादा बिजी होने वाले हैं, क्योंकि हम एक ऐसा टाउन बनाने वाले हैं जहाँ पर इंसान और डीमंस एक साथ रहेंगे। फिर हमें एक सस्पिशियस बंदे को दिखाया जाता है, जिसके लोग काफी सारे डीमंस को मौत के घाट उतार रहे हैं। अगले सीन में ईके अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर फसलों पर पानी गिरा रहा होता है। वो ये कहता है, अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर हम काफी सारी क्रॉप्स को उगा सकते हैं, वो भी एक के बाद एक। ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंसान और डीमंस कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। जिसके बाद ईके अपने ऑफिस में आ जाता है और सेठी उसके लिए चाय लेकर आती है। वो ये कहती है कि मैं ये बात सुनकर काफी खुश हूँ कि आप वाइस कमांडर के लिए प्रमोट हो चुके हो। तभी यहाँ पर जिरोन आ जाता है। वो ये कहता है, मालिक काफी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। ईके उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो ये कहता है कि किंग का जो अलायंस है उसने हमारे काफी सारे डीमन साथियों को जान से मार दिया है और वो सारे सोल्जर्स काफी स्किल्ड हैं। ईके ये सारा कुछ सुनने के बाद उन्हें एक मैप दिखाता है। वो ये कहता है कि इस वक्त हम इवेलियस में हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके अगले टारगेट हम ही हों। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि हमारे पास उनका एक टाउन है, अगर वो हमसे वो टाउन लेना चाहते हैं तो वो हमारे ऊपर इवेलियस में अटैक करने के लिए तैयार होंगे। इन सभी को इस बात की चिंता हो रही होती है कि डीमन 1 वर्सेस
वन में काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर इतने सारे इंसानों के सामने वो पानी कम चाय हैं, यानी कि हार भी सकते हैं। ईके ये कहता है अगर हम सारे हार गए तो हम सभी को दोबारा से डीमन कासल के अंदर जाना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरा सपना चकनाचूर हो जाएगा, जहाँ पर मैं इवेलियस को एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ पर इंसान और डीमंस एक साथ रहने वाले हैं। फिर हमें दोबारा से उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस गन को शूट कर रही होती है। वो ये कहती है कि इस गन को एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये गन पूरी तरह से तबाह हो जाती है। कैफिरो भी ये सोचती है कि वो इन्हें ज्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं। ईकी भी ये कहता है कि अगर हम उन इंसानों की अलायंस से लड़ने वाले हैं तो हमें कुछ ऐसे वेपन्स चाहिए जो कि सारे लोग आसानी से इस्तेमाल कर पाएं। वो लड़की ये कहती है कि हमें इनका मास प्रोडक्शन करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, और हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि मेटल का काम करने में काफी माहिर हों। कैफिरो ये कहती है कि ये काम तो बस एक ही लोग कर सकते हैं, और वो हैं ड्वार्फ्स, लेकिन वो एक फाइट के बाद काफी अलग अलग हो चुके हैं और उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल है, और हमें काफी सारे ड्वार्फ्स लगने वाले हैं। इसका बस एक ही तरीका है, अगर हम ड्वार्फ के किंग को अपने पास ला पाए जो कि एक जेल में कैद है। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि ड्वार्फ के किंग से ये कहता है कि तुम ये सारा नजारा देख सकते हो कि मैंने सारे के सारे ड्वार्फ्स को जान से मार दिया है। वो ये कहते हैं कि तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन हम तुम्हें ड्वार्फ की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, और इंसानी वॉर में तो कभी भी नहीं। पर इन लोगों ने उसके बेटे को भी कैप्चर कर लिया होता है। वो ये कहता है कि शायद तुम अपनी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास बस एक ही चांस है, हमारी बातें मान लो। जिसके बाद सारे के सारे ड्वार्फ्स उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। तभी अचानक वो ये नोटिस करते हैं कि सारे के सारे गार्ड बेहोश हो चुके हैं और लिलिस यहाँ पर आ जाती है। तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, पर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो, मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो? और लिलिस उसे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बेहोश कर देती है। जिरोन भी ये कहता है कि ये तुमने क्या किया? अभी दोनों ड्वार्फ किंग को लेकर आगे जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने दो सोल्जर्स आ जाते हैं और लिलिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सभी को भी बेहोश कर देती है। एक सोल्जर जिरोन के ऊपर भी अटैक करता है। अबे ओए पीछे हो। अब वो जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर आ जाते हैं, पर वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके सामने काफी सारे सोल्जर्स खड़े हुए हैं, यानी कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। ऊपर खड़े हुए ईके भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है। तभी लिलिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सभी सोल्जर्स को बेहोश करने लग जाती है। अब ये दोनों बाकी के सोल्जर से बचकर भाग रहे होते हैं। जिरोन ये कहता है कि यहाँ पर इतने सारे सोल्जर्स क्यों हैं? ईके भी ये सोचता है कि मैंने इन सभी से मना किया था कि इन सभी का ध्यान अपनी तरफ मत करना, लेकिन ये बेवकूफ तो काफी गड़बड़ कर रहे हैं। भागते भागते जिरोन की भी काफी ज्यादा फट जाती है। तभी यहाँ पर जमीन के अंदर से काफी बड़े बड़े पत्थर निकलने शुरू हो जाते हैं जो कि इन सोल्जर्स का रास्ता रोक लेते हैं, और ईके उनके सामने आ जाता है। तुमने काफी अच्छा काम किया। जिरोन किंग को उठाकर काफी ज्यादा थक जाता है, तो वो उन्हें गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। खा भाई चक्री, खा भाई चक्री, अरे रुक जाओ। अगली सीन में किंग को होश आ जाता है और वो ईके के सामने खड़े होते हैं। तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? ईके उन्हें वो गन दिखाता है और ये कहता है क्या तुम ऐसी और भी बना सकते हो? वो ये कहते हैं कि मैं इसे बना तो सकता हूँ, पर ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, पर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? तुम हमें वैसे यूज करना चाहती हो जैसे कि इंसानों ने किया था, तो मैं तुम्हें ये बनाने से मना करता हूँ। ईके उन्हें समझाता है कि उसके इरादे ऐसे नहीं है, वो तो इंसानों और डीमंस के बीच में दोस्ती बढ़ाना चाहता है। चलो मेरे साथ आओ। वो उन्हें लेकर शहर में आ जाता है। किंग भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि इंसान और डीमंस एक साथ काम कर रहे हैं, पर किंग ये कहते हैं कि इंसानों ने हमारे साथ काफी बुरा किया है, और अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो इससे इनडायरेक्टली इंसानों की ही हेल्प होने वाली है, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? जिसके बाद ईके उनके सामने एक ऑफर रखता है, अगर तुम इन गन्स को ज्यादा से ज्यादा बनाओगे तो मैं डीमन लॉर्ड से कहकर तुम्हारे ड्वार्फ किंगडम को दोबारा से रीबिल्ड करवा सकता हूँ। ये बकवास करना बंद करो, शायद तुम ये नहीं जानते कि ये किंगडम को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और मेरे साथ कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली को भी खो दिया है। अब ईके उन्हें लेकर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर सारे के सारे ड्वार्फ्स काम कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि उनका बेटा भी यहीं पर होता है। किंग भी ये सारा कुछ देखकर काफी खुश हो जाते हैं। उनका बेटा ये बताता है कि डीमंस अचानक से हमें यहाँ पर लेकर आ गए और उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी और साथ में काम भी और मस्त मस्त खाना भी। ईके भी उनकी ये सारी बातें काफी गौर से सुन रहा होता है। वो लड़का ये कहता है कि ईके ने हमारे किंग को बचा लिया, तो चलो दिखाते हैं कि हम ड्वार्फ्स क्या कर सकते हैं, चलो लग जाओ काम पे। अब ईके उनसे ये कहता है क्या तुम मेरा साथ देने के लिए अब तैयार हो? अरे हाँ, मैं तुम्हारे एम्बिशन को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। पर उसके साथ हाथ मिलाने के बाद किंग ये सोचते हैं कि भले ही ये एक डीमन है, पर इसके हाथ काफी सॉफ्ट और काफी गर्म है। अगले सीन में ईके दोबारा से अपने ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर सेठी काम कर रही होती है। ईके उससे कहता है अगर तुम काम करके फ्री हो जाती हो तो तुम्हें आराम भी करना चाहिए, और अगर तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है तो तुम वो भी कर सकती हो। हाँ, मुझे बुक्स तो पसंद है, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। चलो एक काम करते हैं, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा। तभी लिलिस भी यहाँ पर आ जाती है। मालिक, जितने भी ड्वार्फ्स गुम हो चुके थे मैं उन सभी को लेकर यहाँ पर
आ चुकी हूँ। काम एकदम कंप्लीट हुआ। लेकिन भाई इन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है, वो भी ईके को लेकर। फिर मुसीबतों का देवता यहाँ पर भागते हुए आता है। अरे मालिक, फिर से एक दिक्कत हो चुकी है। जिसके बाद हमें ह्यूमन अलायंस के कमांडर को दिखाया जाता है और एक बंदा उनसे ये कहता है, हमें इस बारे में खबर मिली है कि उन्होंने ड्वार्फ किंग को भी अपनी साइड कर लिया है। वो ये कहते हैं कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो एक बूढ़ा इंसान है, वो हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। जिसके बाद ये सारे इवेलियस में अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कमांडर ये कहते हैं कि हमारे पास सोल्जर्स काफी ज्यादा हैं, इसका मतलब हमारा जीतना पक्का है। फिर हम ईके और उसके साथियों को देखते हैं जो एक गुफा में जाने का ट्राई कर रहे होते हैं। जैसे ईके यहाँ पहुँच जाता है, वो ये कहता है कि फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। इस तरफ सारे के सारे डॉर्फ्स काफी मेहनत कर रहे होते हैं ताकि वो फायर आर्म्स को बना सके, और जैसे ये फायर आर्म्स बन जाते हैं तो ये उन्हें चलाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब अगली सीन में ईके और सारे के सारे डीमंस एक मीटिंग कर रहे होते हैं। एक डीमन ईके से ये कहता है कि तुमने टाउन के गेट को इतनी जल्दी बिल्ड कैसे करवा लिया, क्या तुमने किसी मैजिक का इस्तेमाल किया था? ईके उससे कहता है कि मैंने सभी से शिफ्टों में काम करवाया है और सभी को काफी अच्छी दिहाड़ी मजदूरी भी दी है। अरे वाह, ये तरीका तो काफी अच्छा है, इससे सारे लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे और काफी अच्छे से भी। तभी दीवार को तोड़ते हुए एक डीमन यहाँ पर आ जाता है। ये जगह तो सच में काफी छोटी है। ईके उससे कहता है क्योंकि ये जगह इंसानों के लिए बनी है, न कि डीमंस के लिए। तो चलो मीटिंग को शुरू करते हैं, अब मैं आ गया हूँ। जैसे इन सभी को ये पता लगता है कि ईके ने बास्टियो को हरा दिया है, वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारी बात मानने के लिए एकदम तैयार हैं। अब ये सारे इस बात को लेकर काफी चिंता में होते हैं कि ह्यूमन आर्मी के अंदर 12,000 सोल्जर्स हैं और इनके पास सिर्फ 2,000। ये वुल्फ डीमन कहता है चलो एक काम करते हैं, उन्हें सामने से जाकर ही जान से मार देते हैं। पर ईके इस बात के लिए मना कर देता है। ईके इन सभी को समझाता है कि सामने वाले ह्यूमंस के पास मैजिक भी हो सकता है और वो हमें क्रॉस करने के लिए मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए काफी बड़ी दिक्कत की बात है। पर ईके के पास इस चीज का भी सोल्यूशन होता है। वो ये कहता है जब वो आर्मी पूरे जोश में होगी तो हम उन्हें कैद कर लेंगे और मैं उन्हें एक साथ ही क्रम्बल कर दूंगा। इस तरफ ह्यूमन आर्मी भी लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। ईके भी अपने ऑफिस में आ जाता है। सैटी उससे कहती है कि यहाँ पर काफी सारे डीमंस आ चुके हैं जो कि इस जगह को बचाना चाहते हैं, यानी कि सारे डीमंस काफी अच्छे हैं। ईके उससे कहता है पर हमें उन सभी के लिए खाने का भी इंतजाम करना होगा, पर हम उनके लिए क्या बनाएं? लेकिन यहाँ पर खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। वो ये कहता है कि हमने इस बार राइस को काफी ज्यादा हार्वेस्ट किया है, चलो एक काम करते हैं, फ्राइड राइस बनाते हैं। जैसे ये फ्राइड राइस बनकर रेडी हो जाते हैं तो सारे के सारे लोग इसे चखने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और सभी को ये खाना काफी ज्यादा पसंद भी आता है। तभी सैटी लिलिस को कुछ खाना ऑफर करती है। लिलिस उससे कहती है तुम बस यही चाहती हो ना कि मेरा वेट बढ़ जाए और ईके मुझे पसंद ना करे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिरोन भी इन्हें खाकर काफी खुश होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आर्मी को ये फ्राइड राइस काफी पसंद आने वाले हैं। इस तरफ सारे के सारे डीमंस भी लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और यहाँ तक कि वॉल भी रिपेयर हो चुकी है और वेपन्स भी तैयार हैं। अगली पल यहाँ पर अलायंस ऑफ किंग आ जाती है। सारे के सारे डीमंस भी चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाली ह्यूमंस की काफी ज्यादा फट रही होती है। जिरोन भी ईके को ये बताता है कि वो आर्मी यहाँ पर आ चुकी है, जिसके बाद ईके सभी को लेकर कासल के सामने आ जाता है। ईके इन सभी से कहता है अगर हम एक बार हार गए तो हमें दोबारा से वापस जाना होगा, हमें इस टाउन में रहने वाले सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। फिर हम इस अलायंस को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। ये जगह दिखने में तो काफी छोटी है, मैं इस जगह को आसानी से ही तबाह कर सकता हूँ और ये जिन वेपन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं वो काफी ज्यादा हाईटेक और एडवांस हैं। तुम सारे लोग हमला करो। और अगली पल हम ये देखते हैं कि ये लोग डीमंस के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हमला डीमंस पर लगने वाला होता है तभी ईके अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। ओ अच्छा, तो ये सारे मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बोलते ही वो दोबारा से डीमंस के ऊपर अटैक कर देते हैं और ईके भी एक बैरियर बनाकर इस अटैक को आराम से रोक लेता है। वो ये सोचता है कि ये वाला अटैक पहले से काफी अजीब है। सारे के सारे डीमंस इस चीज को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। अरे मालिक, आप तो काफी कमाल के हो और हमने आपसे यही एक्सपेक्ट किया था, आप सबसे स्ट्रॉन्ग हो। ईके ये सोचता है कि उन सभी का अगला अटैक क्या होगा, दोबारा से वही अटैक करो। अब वो दोबारा से उन्हीं पत्थरों और एरो से डीमंस के ऊपर अटैक करते हैं। इन सभी को ऐसा लगता है कि वो ह्यूमंस काफी बेवकूफ हैं कि बार बार ईके अटैक कर रहे हैं, लेकिन तभी ईके ये सेंस करता है कि सामने से एक अलग सी रोशनी आ रही है और तभी अचानक से उसका बैरियर गायब होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद ये सारे के सारे अटैक्स आकर सीधा डीमंस को लग जाते हैं। ईके ये देखता है कि सामने वाली आर्मी के अंदर काफी सारे मैजिशियंस हैं जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पहली स्क्वाड भी डीमन से लड़ने के लिए मैदान में आ जाती है। जिरोन ये कहता है कि मालिक हमें भी आगे जाना चाहिए, पर ईके उसको रोक देता है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े डीमंस आ जाते हैं जो कि पत्थरों के नीचे इस
पहली स्क्वाड को कुचल देते हैं। ये देखकर बाकी सोल्जर्स की फटनी शुरू हो जाती है और वो एक पल के लिए थोड़े से थम जाते हैं, जिससे ये डीमंस का शिकार बन जाते हैं। लेकिन अब भी काफी सारे सोल्जर्स बाकी हैं, जिसके बाद ये इस कासल में जाने का ट्राई करते हैं, पर डीमंस उन्हें रोकने के लिए एकदम तैनात हैं। ये फाइट देखते ही देखते काफी इंटेंस हो जाती है, जिसमें ह्यूमंस और डीमंस दोनों ही मारे जा रहे होते हैं। कमांडर ये कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम उन्हें काफी जल्दी हरा देंगे, पर अभी मुझे काफी भूख लग रही है। वो ये डिसाइड करता है कि वो इस फाइट को काफी जल्दी खत्म करने वाला है। उसका साथी ये कहता है, पर हम ये कैसे करेंगे? जिसके बाद वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है जिससे उनके लोग भी मारे जा सकते हैं। ये बोलते ही वो इस अटैक को करना शुरू कर देते हैं, जिससे डीमंस के साथ साथ इंसान भी मारे जाते हैं। साथ में कासल की वॉल भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। ये लड़कियां भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाती हैं। ये इंसान तो सच में काफी बुरे हैं, इन्होंने अपने साथियों को भी नहीं छोड़ा। ये कमांडर दोबारा से इन सभी के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। एक को इसे देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है, इसकी भैंस की टैट। जिसके बाद ये सारे के सारे सोल्जर्स कासल में घुसने शुरू हो जाते हैं। लिलिस ये कहती है कि ये तो काफी ज्यादा बुरा हो रहा है, इन सभी को यहीं पर रोक लो। जिसके बाद सारे डीमंस भी यहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी को रोकने का ट्राई कर रहे होते हैं। एक को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है और इस तरफ सैटी घायल डीमंस का इलाज कर रही है, जो कि काफी इंजर्ड हो चुके हैं। इस फाइट से ऊब जाने के बाद कमांडर चाय की चुस्कियां ले रहा होता है। जिसके बाद थर्ड यूनिट भी फाइट में कूद जाती है। ईके ये सोचता है कि जैसा मुझे लगा था, ये सारा कुछ उससे भी काफी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। डीमंस भी ये ट्राई कर रहे होते हैं कि वो इंसानों को गेट पर ही रोक पाएं। लिलिस भी इस फाइट में कूद जाती है। तभी डीमंस की एक और वेव यहाँ पर आ जाती है, जो कि सारे इंसानी सोल्जर्स को आराम से मारना शुरू कर देती है। एक बंदा ये कहता है, तुम इनसे डरो मत, एक डीमन से दो सोल्जर्स फाइट करो। जैसे ये सारे दोबारा से आगे जाते हैं तो जिरोन और उसकी टीम इन सभी के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर देती है, जिससे ये सारे रिट्रीट कर लेते हैं। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बात डिसाइड हुई थी कि ये सारे इस फाइट को कैसे लड़ने वाले हैं। प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि ये लड़की डीमन थ्रॉन का इस्तेमाल करके इस दीवार को दोबारा से रिपेयर कर लेती है। पास्ट में ईके ने इस वुल्फ से ये पूछा था कि तुम कितनी देर तक फाइट कर सकते हो? मैं तो काफी देर तक आराम से बिना थके फाइट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आर्मी बस 10 मिनट तक ही पूरी जान से लड़ पाएगी। तो एक बात याद रखना, जैसे ही 10 मिनट पूरे हो जाते हैं तो तुम सभी को किसी भी हालत में रिट्रीट कर लेना है। तभी डीमंस भी दीवार तोड़कर बाहर आ जाते हैं। अब हमारी बारी है, और वो ह्यूमंस को काफी गंदे तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। बेवकूफ, मैंने अभी तो दीवार को सही किया था और तुमने इसे फिर से तोड़ दिया। फिर कहानी दोबारा से पास्ट में आती है, जहाँ पर ये लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये सारे एक शिफ्ट में काम करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये सारे एक साथ काम करेंगे तो ये काफी जल्दी थक सकते हैं। प्रेजेंट में भी ये सारे डीमंस काफी खुश होते हैं कि ईके का ये प्लान काम कर रहा है। पर इस मीटिंग में एक और बात डिसाइड हुई थी कि इन सभी को मरना नहीं है और न ही अपने किसी भी साथी को मरने देना है। इस तरफ अलायंस ऑफ किंग ने अपने वेपन्स को तैयार कर लिया होता है और वो इनका इस्तेमाल करने ही वाले होते हैं। तभी अचानक यहाँ पर काफी बड़े बड़े डीमंस आ जाते हैं, जो कि आते ही इन सभी को तोड़ना शुरू कर देते हैं और इन सभी की वाट लग जाती है। यहाँ तक ये सारे डीमंस आसमानों से भी इन सभी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ये इंसान तो काफी कमजोर है। फिर कहानी दोबारा से पास्ट में आती है, जहाँ पर ईके इन सभी को ये बता रहा होता है कि उन सभी का जो जर्नल है वो एक नंबर का डरपोक है। अगर हम उसे हरा देते हैं तो हम ये फाइट काफी आराम से जीत सकते हैं। लेकिन ईके यहाँ पर बस उसे पकड़ने की बात कर रहा होता है, न कि मारने की। ये डीमंस कहते हैं, पर हम तो उसे जान से मार देंगे, ये काफी आसान होगा, हम सारे लोग तुम्हारे ऊपर बिलीव करते हैं। ईके उनसे कहता है, तो चलो फिर इस पूरी बैटल को काफी जल्दी खत्म करते हैं। इस तरफ ये सारे के सारे फैंग बीस्ट ह्यूमंस को काफी आराम से मार रहे होते हैं। जिरोन ये सारा कुछ देखकर काफी खुश होता है, ये तो काफी कमाल के हैं। पर इस फाइट में कैफिरो भी हैं, जो कि इनकी बैकअप फोर्स पर नजर बनाए हुए हैं। पर यहाँ पर एक काफी पावरफुल बंदा है, जिसकी अपीयरेंस काफी खतरनाक लग रही होती है। देखते ही देखते डीमंस इंसानों के ऊपर भारी पड़ने शुरू हो जाते हैं। इंसानों को इस बात पर बिलीव नहीं होता कि हम सारे हार कैसे सकते हैं, जबकि हम संख्या में काफी ज्यादा थे। जैसे ही कमांडर को ये पता लगता है कि उनके काफी सारे साथी मारे जा चुके हैं और डीमंस के काउंटर अटैक्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये बंदा कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह अब खतरे से खाली नहीं है और हमें वापस लौट जाना चाहिए। कमांडर उससे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो और सभी को एक साथ मैदान में उतार दो। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम उन्हें ऐसे हरा नहीं सकते, तुम बस मेरी बात मानो। अगर हम उन्हें ऐसे हरा नहीं सकते तो हम अपनी पूरी आर्मी का इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद ये सारे सोल्जर्स लड़ने के लिए एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जिरोन ये कहता है कि ये लोग तो काफी सारे हैं, क्या इन्हें डर नहीं लगता? ये तो एक के बाद एक आते जा रहे हैं। जैसे ही ये सोल्जर्स आगे आने का ट्राई करते हैं, तभी जमीन अपना मुंह खोल लेती है और काफी सारे सोल्जर्स इसके अंदर समा जाते हैं, यानी कि मारे जाते हैं। इस क्रैक के आने से पूरी की पूरी जमीन हिलनी शुरू हो जाती है, जिससे जनरल का भी घोड़ा भाग जाता है। ह्यूमंस को इस बात पर बिलीव नहीं होता कि उनके मैजिशियन
मैजिशियंस कहाँ पर हैं, लेकिन वो सारे तो यहाँ पर कैदी बने हुए हैं। अगली पल एके इस बंदे के सामने आ जाता है, तो तुम ही यहाँ की कमांडर हो, तुम्हारी वजह से मेरे काफी सारे लोग मारे गए हैं और तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुम्हें मारने के बाद ये वॉर भी काफी जल्दी खत्म हो जाएगी, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। एके उसके सामने ये बात भी रखता है कि वो सारे यहाँ से जा भी सकते हैं, पर वो ये कहता है हम ऐसा क्यों करें। लेकिन तभी इसके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है जिससे इसकी हालत काफी खराब हो जाती है। क्या तुमने मुझे पहचाना? ये डॉर्फ किंग उसे मारने वाला होता है, पर एके अपने मैजिक से उसे रोक लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते में मत आओ, मैं इसे जान से मार दूंगा। और उसकी ये ताकत देखकर कमांडर की भी फटनी शुरू हो जाती है। वो ये कहता है कि मैं हार मानता हूँ। जिसके बाद ये कमांडर अपने सारे के सारे सोल्जर से रिट्रीट करवा लेता है, क्योंकि ऑलरेडी ही इनकी हालत काफी गंदी हो चुकी है। डॉर्फ किंग एके से ये कहते हैं तुम्हारा ये फैसला तुम्हें आगे जाकर काफी दिक्कतें दे सकता है, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि ये इंसान दोबारा से वापस आने वाला है। पर एके को इन सारी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और ये सारे के सारे डीमंस भी काफी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि वो इंसानों से जीत चुके हैं जिनकी आर्मी इतनी ज्यादा थी। लो भाई, ये सारे के सारे लोग भी एके से आकर चिपक जाते हैं और उसे काफी जोर से दबा रहे होते हैं। अबे बच्चे की जान लोगे क्या? ये सारे डीमंस भी इस बात को मानने के लिए रेडी हो जाते हैं कि एके सच में काफी समझदार है और काफी स्ट्रॉन्ग भी। इस तरफ इन सारे सोल्जर्स ने कैफिरो को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तुम सारे पीछे हट जाओ। तभी उनका लीडर सामने आ जाता है, पर जैसे उसे ये बात पता लगती है कि उसकी सारी आर्मी जो कि डीमंस के साथ फाइट कर रही थी वो सारे रिट्रीट कर चुके हैं, तो ये सुनने के बाद वो भी काफी शॉक्ड हो जाता है। कैफिरो ये कहती है लगता है तुम्हारा दिन आज काफी अच्छा है। जिसके बाद ये बंदा भी अपनी पूरी आर्मी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। एके भी अपना मास्क उतार कर कासल के ऊपर खड़ा हो जाता है। कैफिरो उसको देखकर ये सोचती है अगर सारा कुछ ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन एके और वो यहीं पर पॉज हो जाती हैं। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि एके कैफिरो से बात कर रहा होता है। वो ये कहती हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया और मैं तुम्हें एक और मिशन देने वाली हूँ जिसके लिए तुम्हें जिनोबिया जाना है। पर एके उन्हें इस चीज के लिए मना करता है। वो ये कहता है कि मुझे अभी इवेलिस के अंदर रहना है और उसे दोबारा से रीबिल्ड करना है। तुम ये सारा काम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, क्योंकि वो इंसान हमारे ऊपर कभी भी दोबारा से अटैक कर सकते हैं, तो ये काम काफी जरूरी है। जिसके बाद एके अपने ऑफिस में आ जाता है, पर जैसे जिरोन और लिलिस को इस बारे में पता लगता है कि एके जिनोबिया जा रहा है, तो ये दोनों आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे, पर एके उन्हें अपने साथ आने से मना कर देता है। यहाँ पर इवेलियस में ऐसा काफी कुछ हो रहा है जिस पर तुम दोनों को नजर बनाए रखनी होगी जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। लेकिन अब ये दोनों उसके साथ जाने की जिद कर रहे होते हैं और अलग अलग बहाने बना रहे होते हैं। जिरोन ये कहता है अगर आप यहाँ से चले गए और मैंने कोई गलती कर दी तो मेरी गलती को कौन देखेगा? मुझे मार भी पड़ सकती है। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना दिया है जिसे तुम आराम से पढ़ सकते हो। अब एके इन दोनों के ऊपर सारी जिम्मेदारियां छोड़कर जिनोबिया के लिए निकल जाता है और सैटी उसके साथ होती है। वो ये कहती है कि आप मेरे साथ क्यों जा रहे हो? अगर मैं उन दोनों को अपने साथ लाता तो वो दोनों काफी दिक्कतें क्रिएट कर सकते थे, लेकिन जब वो सैटी के साथ जा रहा होता है तो उसे एक अजीब सी चीज सेंस होती है और ये है उन दोनों का गुस्सा, जिन्हें इस बारे में पता लग चुका है कि सैटी एके के साथ जा रही है। अब जाती हुई एके सैटी को ये सारी बातें बता रहा होता है कि जिनोबिया में कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती हैं। वो ये कहता है कि वहाँ पर जो क्रॉप्स पाई जाती हैं वो डीमंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और हाँ भाई, ये पहली ट्रीटी होने वाली है जो इंसानों और डीमंस के बीच में होगी। एके इस बात को लेकर काफी चिंता में होता है, क्या वो इस डील को क्रैक कर सकता है? पर तभी अचानक उन्हें यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे वो वहाँ जाकर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ गुंडे एक कैरेज के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और काफी सारे गार्ड्स को जान से मार देते हैं। और जैसे ये गुंडा कैरेज का दरवाजा खोलकर देखता है तो यहाँ पर एक सुंदर लड़की बैठी हुई होती है। ओहो, क्या लड़की है! और जैसे ये उसे छूने वाला होता है तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है और जैसे ये लड़की बाहर निकल कर देखती है तो सारे के सारे गुंडे हवा में लटके हुए होते हैं। तभी यहाँ पर एके की एंट्री हो जाती है और जैसे ये लड़की उसे देखती है तो ये उसके प्यार में लट्टू हो जाती है। जिसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे गुंडों को सबक सिखा देता है, जिसको देखकर ये गार्ड्स भी काफी चौंक जाते हैं। जब ये सारे लोग हील हो जाते हैं तो वो एके से कहते हैं तुमने हमारी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया, और इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो लड़की भी सामने आ जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम है यूरिया ऑक्टेव और मैं जिनोबिया के लीडर की बेटी हूँ। ये सुनने के बाद एके भी काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका काफी सारा काम आसान होने वाला है। अब ये लोग ऐसे ही जाती हुई बातें कर रहे होते हैं। यूरिया उनसे पूछती है तुम्हारे पास तो कमाल की मैजिकल पावर्स हैं, क्या तुम एक नोबल हो? एके उससे कहता है कि मैं कोई नोबल नहीं हूँ, मैं बस एक मेज हूँ और ये हमारी फैमिली मेड है। अब यूरी इन सभी को बता रही होती है कि वो भी जिनोबिया से पहली बार बाहर निकली है और वो एक ऐसे इंसान से मिलने जा रही थी जो काफी ज्यादा पावरफुल है और उससे इसकी शादी होने वाली है। पर वो ये कहती है कि ये मीटिंग
स्टार्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई। ईके उससे कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई लड़का तुम्हें भी मना कर सकता है। उसने मुझे मना नहीं किया, उल्टा मैंने ही उसे मना कर दिया। अब अगली सीन में ये सारे उसके घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ईके की मुलाकात उसकी मॉम से होती है, जिनका नाम है एल्ट्रिया, जिन्हें हम रिया कहने वाले हैं। ईके भी उन्हें देखकर ये समझ जाता है, तो ये वही है जिससे मुझे नेगोशिएशन करनी है। वो ये कहती है, क्या हम सारे काम करते करते बात कर सकते हैं? ईके ये कहता है, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वो इन सभी को बाहर भेज देती हैं और ईके से ये पूछती हैं कि तुम तो डीमन लॉर्ड की आर्मी के एक मेंबर हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या काम है? ईके ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है कि वो इसके बारे में इतना सब कैसे जानती हैं। वो ये कहती हैं कि जैसा कि मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में बताया, तो उससे तो ये बात साफ हो जाती है कि इस नाम का यहाँ पर कोई भी मेज नहीं है और तुम डीमन लॉर्ड की आर्मी से हो। वो ये कहती हैं, मैं ये बात जानती हूँ कि सारे के सारे मेज फाइट में लगे हुए हैं, तो एक मेज यहाँ पर क्या कर रहा है? तो मुझे सच सच सारा कुछ बता दो। मेरा नाम है ईके और मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी में एक कमांडर हूँ और साथ में इवेलियस का रूलर भी। ओह, तो तुम वही हो। मैंने तुम्हारे बारे में काफी अफवाहें सुनी है। क्या तुम डीमंस की साइड हो या फिर इंसानों की? ईके उनसे ये कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे मॉम डैड भी एक इंसान ही थे और जिस इंसान ने मुझे पाला था उनका नाम है रॉमबर्ग, जो कि एक डीमन थे। पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? डीमन लॉर्ड की आर्मी ये चाहती है कि इंसानों और डीमंस के बीच में एक ट्रीटी हो। मैंने इसके बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना। ये क्या चीज है? ईके उन्हें सारी बातें समझाता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पर ह्यूमंस और डीमंस एक साथ रह पाएं। पर वो ये कहती हैं कि ये सारा कुछ काफी रिस्की हो सकता है। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि आपको डीमंस के ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन आपने डीमन लॉर्ड के ऊपर यकीन कर सकती हो। वो ऐसे नहीं है। अगर मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर भी लेती हूँ तो हो तो तुम एक डीमन ही, तुम अपनी बात से कभी भी पलट सकते हो। जिसके बाद वो ईके को यहाँ से जाने के लिए कहती हैं, क्या तुम जाने से पहले कुछ कहना चाहते हो? ईके उनसे ये कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि यहाँ पर कुछ पायरेट्स तुम्हें परेशान कर रहे हैं और मैं इस मुसीबत को हमेशा के लिए हल कर सकता हूँ। रिया भी इस बात से एग्री करती है। वो ये कहती है, उन पायरेट्स की वजह से हमें काफी नुकसान होता है, जिसकी भरपाई करने में हमें काफी लंबा टाइम लग जाता है। वो ये बताती है कि उन पायरेट्स की एक बार मचाई गई तबाही से इतना खर्चा आता है जितना कि यहाँ पर पूरे साल में भी नहीं होता। ईके भी उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो उनकी हेल्प कर सकता है और वो भी इस बात के लिए मान जाती है। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ और साथ में इस ट्रीटी के लिए भी, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये होती है कि ईके को उन पायरेट से भिड़ना है और जिनोबिया को उससे आजाद करवाना है, और जो दूसरी शर्त है वो काफी कमाल की है, यानी कि ईके को यूरिया से शादी करनी है। ये सारी बातें सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो इन चीजों के लिए मना करने वाला होता है, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और वो इन चीजों के लिए मान जाता है। तुम आगे चलकर डीमन लॉर्ड की आर्मी में काफी ऊपर जाने वाले हो, तो तुमसे रिलेशन बनाने में काफी मजा आएगा। क्या तुम सारा कुछ पहले से ही जानती हो? तभी यहाँ पर एक बंदा आता है, पायरेट्स हमारे पोर्ट पर अटैक कर रहे हैं। फिर हमें पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पायरेट्स का लीडर सभी से कहता है कि यहाँ पर जितना भी खाना है और सुंदर लड़कियाँ हैं उनको जल्दी से शिप के ऊपर लोड करो और जितने भी लड़के या मर्द हैं उन सभी को जान से मार दो। और ये सारे के सारे पायरेट्स ऐसा ही करते हैं। तुम सारे यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक कैनन से अटैक होता है और ये सारे के सारे लोग इसके नीचे दब जाते हैं। फिर हम पायरेट्स के मेन लीडर को देखते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम सारे मान जाओ, पर तुमने मेरे पास कोई भी सेकंड चॉइस नहीं छोड़ी। रिया भी ये सारा कुछ खिड़की से देख रही होती है। हमारे पास वक्त काफी कम है, क्या तुम मेरी कंडीशंस को मानते हो? अब अगली सीन में ईके इस पोर्ट पर आ जाता है, पर उसे आने में काफी देर हो चुकी है क्योंकि सारे के सारे पायरेट्स यहाँ से जा चुके हैं। इस बंदे को बचाते हुए ईके उससे ये पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर काफी सारे पायरेट्स आए थे, पूरा एक शिप भरकर, और यहाँ से काफी सारा सामान लूट कर ले गए हैं। ईके ये सोचता है कि जितना मैंने सोचा था ये पायरेट्स उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब ये बंदा ईके से कहता है कि उन सभी का लीडर क्रोसा है, जो कि एक मेज है, और उसे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जब तुम नहीं सोचते वो इंसान तभी अटैक करता है। ईके उससे कहता है चलो एक काम करते हैं, उन सभी के दोबारा से अटैक करने का वेट करते हैं। जिसके बाद ये सारे के सारे लोग तैयारियों में लग जाते हैं और सैटी खाना बनाने के लिए किचन में आ जाती है, जहाँ पर काफी सारे लोग पहले से ही काम कर रहे होते हैं। ये शेफ उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सैटी यूरिया की तरह लग रही होती है। वो ये कहती है अरे मैं सैटी हूँ। ये शेफ उसे यहाँ पर काम करने से मना करती है क्योंकि सैटी उनकी एक मेहमान है और इसके लिए उन्हें डांट भी पड़ सकती है। अब अगली सीन में ईके यूरिया के रूम में आ जाता है। वो ये कहता है आप काफी परेशान लग रही हो, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे शादी करना नहीं चाहती। वो ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस चुप हो जाओ। अब वो ईके से अपने प्यार का इजहार करने लग जाती है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई, तो प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये सारी बातें सुनने के बाद ईके भी काफी शॉक्ड हो जाता है, पर हम तो अभी कुछ टाइम पहले ही मिले हैं। लेकिन वो ये सारी बातें नहीं मानती
और ईके से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। सैटी भी बाहर खड़ी हुई ये सारी बातें सुन रही होती है और अब वो काफी सैड हो जाती है। ईके भी इस बात को सेंस कर लेता है, पर जैसे वो बाहर आकर देखता है तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब सैटी मार्केट आ जाती है ताकि वो कुछ ऐसा सामान ढूंढ सके जिससे वो एक काफी अच्छा खाना बना सके और ईके को खुश कर सके। लेकिन जब वो सामान इकट्ठा कर रही होती है तो यहाँ पर एक और बंदा है जो कि इसके ऊपर नजरें बनाए हुए है। अगली पल ये बंदा सैटी के बॉडीगार्ड को जान से मार देता है और उसे भी बेहोश कर देता है। अब जैसे ही सैटी की आँख खुलती है वो ये देखती है कि उसके सामने काफी सारे पायरेट्स हैं। तुम सॉरी, इससे दूर हो जाओ, ये लड़की कैप्टन के लिए एक गिफ्ट है, ना कि तुम्हारे लिए। सैटी को होश आ चुका है लेकिन अब भी वो बेहोश होने का नाटक कर रही होती है। ये बंदा कहता है इसे देखकर हमारे सरदार काफी खुश होने वाले हैं क्योंकि ये जिनोबिया के लीडर की बेटी जो है। सैटी भी ये सारी बातें बड़ी गौर से सुन रही होती है और जैसे ये बंदा हवा में बातें बनाना शुरू करता है तो सैटी इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन जैसे वो इस दरवाजे को खोलती है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि वो एक शिप पर है और उसके चारों तरफ बस पानी ही पानी है, जिससे वो और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है। अब ये पायरेट भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है। तभी उसका सरदार सामने आता है। देखो मालिक, मैं उसे लेकर यहाँ पर आ गया हूँ। ये है जिनोबिया के लीडर की बेटी। बेवकूफ, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, ये वो नहीं है, तुम शायद किसी और को लेकर यहाँ पर आ गए हो। यहाँ पर ये बंदा काफी घायल होता है और रिया को ये बताता है कि किस तरह से सारे पायरेट्स यहाँ पर आए थे और हमारा सारा सामान लेकर यहाँ से चले गए और साथ में उस लड़की को भी। ये सारी बातें ईके भी सुन लेता है। वो ये कहता है कि मैं सैटी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ पर मुझे एक शिप चाहिए। जिसके बाद उसे एक शिप मिल जाती है और वो सैटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सैटी के साथ बिताए हुए उसे सारे पल याद आ रहे होते हैं। ये पायरेट जो काफी ठरकी है उसने सैटी को मेड के कपड़े पहना दिए होते हैं। मुझे हमेशा से ऐसी ही लड़कियां पसंद है, तुम दिखने में एकदम कांचा लग रही हो। सैटी उससे ये पूछती है कि तुमने मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहनाए? क्योंकि तुम एक मेड हो और एक मेड का काम होता है अपने मास्टर को सर्व करना, तो इसीलिए जो मैं कहता हूँ तुम्हें वही करना होगा। सैटी भी इसकी बातों को सुनने के बाद ये समझ जाती है कि दाल में पक्का कुछ न कुछ तो काला है। वही कहती है क्या मैं आपके लिए कुछ खाने को बना दूं? और अब वो खाना बनाने के लिए किचन में आ जाती है और ये दोनों पायरेट्स उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। क्या तुम मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग बाटली ला सकते हो? और जैसे ही वो सैटी को ये देते हैं तो सैटी यहाँ पर खाने में आग लगा देती है। ये देखकर पायरेट्स को काफी गुस्सा आ जाता है और वो आग बुझाने का ट्राई करते हैं, लेकिन तभी सैटी इस बाटली को उसके चेहरे पर भी डाल देती है जिससे उसके चेहरे पर भी आग लग जाती है। अरे ओ, ये तुमने क्या किया? इस बंदे की हालत काफी गंदी हो जाती है पर सैटी यहाँ से भाग चुकी है। जब वो भागते हुए बाहर जा रही होती है तो उसके सामने कुछ और पायरेट्स आ जाते हैं, लेकिन वो इनसे बचकर छुप जाती है और उसे यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर काफी सारा खजाना होता है जो कि ये सारे पायरेट्स टाउन से लेकर आए हैं। मुझे इस सभी के बारे में ईके को बताना होगा, लेकिन मैं अभी समुद्र के बीचों बीच हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ईके यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तभी एक बंदा भागते हुए क्रॉसर के पास आता है। मालिक, शिप में आग लग गई है। इस तरफ हम ये देखते हैं कि पूरी की पूरी शिप आग की लपटों में जल रही होती है। जिसके बाद ये सारे पायरेट सैटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं और इस बार इन सभी के इरादे काफी गंदे होते हैं। सैटी को ऐसा लगता है कि ये सारे पायरेट्स यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करती है कि दो पायरेट्स उसके सामने आ जाते हैं। तो फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन तभी वो एक ढक्कन को इस ढक्कन के मुंह पर मारकर यहाँ से भाग जाती है, पर क्रॉसा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ से भाग जाओगी? चलो मैं तुम्हें एक पनिशमेंट देता हूँ, पहले मैं तुम्हारी एक टांग काट दूंगा। जैसे ये बंदा सैटी को मारने का ट्राई करता है तभी वो नीचे गिर जाता है। ये सारे लोग इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। लेकिन तभी अचानक ईके भी यहाँ पर आ जाता है। मैंने इस बात की कसम खाई है कि मैं सैटी को हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये सारे बंदे काफी गुस्से में आकर ईके पर अटैक करते हैं, पर ईके इन सभी को काफी आराम से धूल चटा देता है। सैटी को इस बात पर बिलीव नहीं होता कि ईके यहाँ तक पहुँच चुका है। क्या तुम ठीक हो? अरे हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। वो ये कहता है कि मैं इस बात को काफी अच्छे से जानता था कि तुम मेरे ऊपर बिलीव करती हो और इसीलिए तुमने इस शिप पर आग लगा दी ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। फिर हम क्रॉसा को देखते हैं जो कि अब भी जिंदा है। तो तुम एक मामूली मेज नहीं हो। और वो यहाँ पर एक जोरदार धमाका करता है, पर ईके ने पहले ही एक शील्ड बना ली थी जिससे वो दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद क्रॉसा उसके ऊपर वाटर मैजिक से अटैक करना शुरू करता है और ईके यहाँ से भाग रहा होता है। वो इससे बचने का काफी ट्राई करता है, पर ये अटैक काफी दमदार होता है। भाग लो मुन्ना, जहाँ भी भागना है, पर आज तुम बचने वाले नहीं हो। ये बोलने के बाद वो ईके पर एक और अटैक करता है जिससे उसकी शिप भी टूट जाती है। वो ये सोचता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा अटैक कर दिया, क्या ये मेरे ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन तभी ईके उसके सामने आ जाता है जो कि अपनी वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये
बोलते ही वो एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे कुरोसा की हालत काफी गंदी हो जाती है। फिर वो सैटी को लेकर नीचे आ जाता है। अब ये फाइट ओवर हुई। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारे के सारे पायरेट्स पकड़े जा चुके हैं, जिसके लिए एके सैटी को थैंक्स कर रहा होता है। तुम्हारी वजह से ही मुझे ये पता लग पाया कि ये पायरेट्स की शिप कहाँ पर है। वो ये कहता है कि अब हम उन सभी लोगों को वो सारी चीजें लौटा सकते हैं जो कि ये पायरेट्स उनसे चुरा कर लाए थे। ये सुनने के बाद सैटी भी काफी खुश हो जाती है। रिया भी ये सारी चीजें देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कर पाओगे। हाँ, वैसे भी मुझे किसी को मारना पसंद नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद रिया भी डीमंस के साथ ट्रेडी करने के लिए मान जाती हैं और अब ये दोनों उसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर डीमंस की हालत लड़ते हुए काफी गंदी हो जाती है और कैफिरो भी काफी इंजर्ड हो चुकी है, जो कि अपने आप को हील करवा रही होती है। ये सारे ही अपने हमले को लेकर काफी पछता रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास खाना भी काफी कम बचा है, यानी बस 2 या 3 दिन का। कैफिरो ये कहती है इसका मतलब दुश्मन यही चाहते हैं कि हम सारी भूखे मर जाएं, लेकिन अब भी वो दोबारा से अटैक करने के लिए एकदम तैयार हो जाती हैं। ये लड़कियां उन्हें मना कर रही होती हैं कि आप अभी घायल हो, तुम जानती हो ना मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं मरने का वेट करूँ। लेकिन भाई ये दोनों ही नल्ले पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और उस तरफ आग लगी हुई है जिसमें सारे डीमंस मरते जा रहे हैं। तभी यूरिया आते ही एके को गले से लगा लेती है। अब कहाँ पर चले गए थे, मैं आपको काफी ज्यादा मिस कर रही थी। एके उसे दूर हटाने का काफी ट्राई कर रहा होता है, पर वो नहीं मानती। यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग उन्हें ही नोटिस कर रहे होते हैं। सैटी ये कहती है कि तुम पीछे हट जाओ। जब एके और बाकी सभी अंदर जा रहे होते हैं तो लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं। देख रहे हो भैया, ये वही लड़का है जिसे यूरिया पसंद करती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एके को क्यूट बोल रहे होते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद एके भी काफी नर्वस हो जाता है। यूरिया उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी नजरों में तुम दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के हो। जिसके बाद रिया इन दोनों को देखकर ये कहती है कि तुम दोनों काफी क्यूट लग रहे हो और हाँ एके यूरिया का ख्याल रखना। एके को ये बात समझ नहीं आती कि वो क्या कह रही हैं, लेकिन भाई हम ये बात पहले से ही जानते हैं कि ये भी एक ट्रीटी का ही पार्ट है। अब ये अंकल जी भी यहाँ पर आ जाते हैं। चलो शादी की सेरेमनी शुरू करते हैं। ये सुनने के बाद एके भी काफी शॉक्ड हो जाता है। रिया उससे कहती है अगर तुमने इससे मना किया तो मैं तुम्हारे साथ ट्रीटी को तोड़ दूंगी। और एके को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। ये सारा कुछ काफी जल्दी हो रहा है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक तेज रोशनी होती है जिसके अंदर से निकलती है डीमन लॉर्ड। एके उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ से जल्दी चलो, कैफिरो अभी काफी खतरे में है और तुम्हें उसे बचाना होगा। फिर हमें कैफिरो को दिखाया जाता है जिसकी लड़ते हुए हालत काफी गंदी हो जाती है और उसे चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं। इस तरफ डीमन लॉर्ड एके को ये बता रही होती है कि उन सभी ने कैफिरो को पकड़ने के लिए एक ट्रैप का इस्तेमाल किया और अब काफी सारे डीमंस मारे जा चुके हैं। एके उनसे ये पूछता है कि वो लोग कितने हैं। वो लोग काफी सारे हैं, लगभग 5000। डीमन लॉर्ड उसे कहती है कि उन्होंने सारी तैयारियां कर ली हैं एके को यहाँ से ले जाने की। अगली सीन में सारे के सारे ह्यूमंस डीमंस के कासल पर अटैक करने के लिए आगे जा रहे होते हैं और ये लड़की सभी को कमांड कर रही होती है। डीमंस ने काफी सारे इंसानों को मौत के घाट तो उतार दिया होता है, लेकिन इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इंसान काफी ज्यादा है। फिर हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो इस लड़की के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। फिर हम एके को देखते हैं जो कि अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके अपने ऑफिस में आ जाता है। सैटी उससे कहती है कि ये मैजिक तो काफी कमाल का है। जिरोन भी भागते हुए यहाँ पर आता है। अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए हो, काफी बड़ी दिक्कत हो चुकी है। ये सारी कहानी सुनने के बाद एके जब बाहर आकर देखता है तो यहाँ का नजारा काफी खराब होता है और काफी सारे डीमंस मारे जा चुके हैं। जिसके बाद एके अपने ऑफिस में आ जाता है और जिरोन से ये कहता है कि मैं कैफिरो को बचाने के लिए एलिस्टा में जा रहा हूँ, पर हमारे काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो ह्यूमन अलायंस काफी स्ट्रॉन्ग है और हमारे पास सेना भी काफी कम बची है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे। लेकिन तभी डॉर्फ किंग भी यहाँ पर आ जाते हैं। पहले तुमने हमारी मदद की और अब हम तुम्हारी मदद करने के लिए एकदम तैयार हैं। पर एके उन्हें मना कर रहा होता है कि आपका इस वॉर से कोई भी लेना देना नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम इस बात को जानते हैं कि अगर आप इस वॉर को जीत जाते हो तो आप डॉर्फ्स के लिए एक कंट्री बनाओगे, क्यों है ना। एके उनसे कहता है चलो हाँ मैं इस चीज के लिए कसम खाता हूँ। शायद तुम इस बात को नहीं जानते कि डॉर्फ्स एक ऐसी रेस होती है जो कि कभी भी किसी का बकाया अपने ऊपर नहीं रखते। जैसे ये दोनों हाथ मिलाते हैं तभी इस टाउन के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। हम भी आपके साथ हैं। एके उनसे पूछता है क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो क्योंकि हम डीमंस हैं। वो ये कहते हैं हमारे जो पहले रूलर थे उन्होंने हमें काफी परेशान किया और हमसे काफी टैक्सेस भी लिए, लेकिन जब से आप यहाँ पर आए
हो तो हमारा रहना सहना भी काफी चेंज हो चुका है। यहाँ तक कि आपके डीमन साथियों ने हमारे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर दिया। अरे मालिक, इंसानों से हेल्प मत लो, क्योंकि डीमंस कभी भी इंसानों से हेल्प नहीं लेते। अरे हाँ, बड़े आए ज्ञानी बाबा, चुप हो जाओ। ईके इन सभी को ये बताता है कि हम सारे 2 फोर्सेस में काम करने वाले हैं। पहली फोर्स मेरे साथ एलिस्टा जाएगी और दूसरी फोर्स यहाँ पर रहकर सारे लोगों को प्रोटेक्ट करेगी और साथ में डीमंस को भी। लेकिन जाने से पहले ईके इन सारे ह्यूमन से ये कहता है कि यहाँ पर अलायंस ऑफ किंग दोबारा से अटैक कर सकती है, तो तुम्हें उनके साथ फाइट नहीं करनी है, उनके सामने सरेंडर कर देना, वरना उन्हें ये पता लग जाएगा कि तुम सारे डीमंस के साथ मिले हुए हो और वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगली सुबह ईके इन सभी को लेकर एलिस्टा के लिए निकल जाता है और इन सभी के आने से उसकी आर्मी पहले से भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। पर मैं ये जानता हूँ कि दुश्मन काफी ज्यादा हैं और मुझे वहाँ पर जाने से पहले कोई न कोई प्लानिंग जरूर करनी होगी। फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हम कैफिरो को देखते हैं जो कि अब भी इन सभी के साथ फाइट कर रही होती है और हार मानने का नाम नहीं लेती। यहाँ तक कि उसके साथी भी हार नहीं मान रहे होते। कैफिरो इस बात को काफी अच्छे से जानती है कि वो काफी जल्दी मरने वाले हैं। अगर हमने बाहर के और अंदर के दुश्मनों को अलग नहीं किया तो हम काफी जल्दी कुचले जा सकते हैं। ये काफी सारे हैं। वो अपना एक और अटैक करने के लिए आगे जा रही होती है, पर तभी अचानक यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी शॉक वेव से वो भी काफी दूर आकर गिरती हैं, पर उससे बाल बाल बच जाती हैं। और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है जो कि अपने साथियों से कहता है कि जाओ इसे घेर लो। जैसे ही ये उसे पकड़ने का ट्राई करते हैं तो कैफिरो उन्हें चकमा देकर यहाँ से भाग जाती है और अब वो एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ से ये सारे के सारे दुश्मन काफी साफ नजर आ रहे होते हैं, पर वो पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो चुकी है। लेकिन अब भी वो अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करके ये अटैक करने ही वाली होती है। लेकिन तभी अचानक एक एरो उनकी छाती में आकर लग जाता है। नीचे गिरते ही सारे के सारे सैनिक आकर उन्हें घेर लेते हैं और ये काम इस बंदे का है। इस तरफ इन लोगों ने कुछ और ओगर्स को पकड़ा हुआ होता है और ये उनका मजाक बना रहे होते हैं, जिससे ये ओगर काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर ही अटैक हो जाता है और ये अटैक इस बंदे ने किया होता है। मेरे सामने जितने भी डीमंस आएंगे मैं उन सभी को जान से मार दूंगा। बाकी ओगर्स को मारते हुए भी ये बंदा काफी एंजॉय करता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इन सभी ने कैफिरो को पकड़ लिया है। वो ये कहते हैं कि ये लड़की अभी तक जिंदा है, वो भी इसीलिए क्योंकि डीमंस काफी टफ होते हैं। कैफिरो उससे ये कहती है कि शायद से मैंने कहीं तुम्हें देखा है और मैं तुम्हें जानती हूँ। वो ये कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। अरे हाँ, तुम वही हो और मुझे तुम्हें उसी टाइम मार देना चाहिए था। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि मुझे आगे से ये ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि मैं तुम्हें और 7th कॉर्प्स को खत्म कर दूं और साथ में उस डीमन को भी जिसका नाम है ईके। ऐसा बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इस तरफ ईके भी कैफिरो के पास पहुँचने की सारी तैयारियां कर रहा होता है। डॉर्फ किंग उससे ही कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए एकदम तैयार हूँ और इस बार हमारी फाइट है इंसानों के साथ। जिरोन इस सारी सिचुएशन का जायजा लेने के बाद वापस आ जाता है। ईके उससे ये पूछता है तुम मुझे बताओ कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है, पर जिरोन उसे बताने से काफी डर रहा होता है। लेकिन जैसे ईके खुद जाकर वहाँ पर देखता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि सामने कैफिरो के कपड़े लटके हुए हैं। लिलिस उनसे ये पूछती है कि आखिरकार वहाँ पर क्या है। डॉर्फ किंग उससे मना करते हैं, बेहतर होगा तुम वो ना देखो। ईके भी इन सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद ये समझ जाता है कि कैफिरो अभी जिंदा है और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमें डराना चाहते हो, चाहे रीजन कुछ भी हो, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि वो इस फाइट को काफी जल्दी खत्म करना चाहते हैं। यानी कि इन सभी को आगे चलकर काफी खतरनाक बंदों से फाइट करनी पड़ सकती है। ईके जिरोन से ये पता करता है कि उनके कमांडर का नाम क्या है। वो ये कहता है उनके कमांडर का नाम है इरूडल। मैंने इस बंदे के बारे में सुना है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर वो हमें खत्म करना चाहता है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कैफिरो को एक चारे की तरह इस्तेमाल करे। इसका मतलब हम ये जानते हैं कि वो एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। ईके इन सभी से कहता है मुझे वहाँ पर जाने के लिए तुम सभी की हेल्प चाहिए। ये सुनते ही जिरोन और लिलिस काफी खुश हो जाते हैं। तो चलो फिर हम ये अटैक शाम में करने वाले हैं। अब शाम होते ही ईके यहाँ पर अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। ये जनरल भी समझ जाता है कि ईके यहाँ पर आ चुका है। ये सारे के सारे गार्ड्स अपने गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर धमाका हो जाता है, जिससे ये सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं। इरूडल अपने साथी से पूछता है कि यहाँ की कंडीशन कैसी है। वो लोग काफी कम यानी कि बस 500 ही हैं, तो हम उन्हें काफी आसानी से ठिकाने लगा सकते हैं। तुम ये बात भूलो मत कि वो डीमंस हैं, तो हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद ये सारी आर्मी मोर्चा संभाल लेती है और डीमंस के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देती है। ईके भी ये ट्राई कर रहा होता है कि वो अपने बैरियर से अपने साथियों को बचा पाए और ये सारा कुछ उसका एक प्लान होता है, जिससे वो कैफिरो और अपने साथियों को यहाँ से बाहर निकाल पाए। अगली पल इस बंदे के कहने पर सारे के सारे अटैक्स रुक जाते हैं। ईके भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है।
इस तरफ इरूडल अपने साथी से ये कहता है कि हम इनसे रात में फाइट नहीं कर सकते, और जिस तरह से ये सारे लोग फाइट कर रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इन सभी का कमांडर वही है, यानी कि ईके। अगले सीन में हम इस बंदे को देखते हैं जो कैफिरो के पास आ जाता है। वो ये कहता है कि तुम तो देखने में एक इंसान की तरह लग रही हो और तुम्हें टेस्ट करने में पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा। लेकिन तभी लिलिस उसके शैडो में से बाहर आ जाती है और इस इंसान को एक ही झटके में जान से मार देती है। बाहर ईके भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो रहा होता है कि वो सामने वाली आर्मी अटैक क्यों नहीं कर रही है। इस तरफ ये लोग भी प्लान बना रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। ये बंदा कहता है हमारे पास काफी सारी फोर्सेस हैं, तो हम उन्हें काफी आसानी से मिट्टी में मिला सकते हैं। ये बोलते ही वो डीमंस के ऊपर पत्थरों से अटैक करना शुरू कर देते हैं और ईके अपने बैरियर का इस्तेमाल करके उन सभी को बचा रहा होता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिलिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सारे के सारे सोल्जर्स को एक ही झटके में सुला देती है। वो ये कहती है हमारा प्लान तो काफी अच्छे से काम कर रहा है, पर जैसे ही लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं तभी एक एरो इस लड़की की बॉडी के आर पार हो जाता है और ये काम इसी बंदे का है जिसका नाम है वॉल्टल। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम सभी को यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा? हमारे जनरल को तुम्हारे प्लान के बारे में पहले से ही पता था, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर लिलिस उससे कहती है जरा अपने साइड में देखो, और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर जिरोन है, तुम यहाँ पर कैसे आए? जैसे ही ईके को ये सिग्नल मिल जाता है कि ये सारे लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सारे लोगों को दोबारा से विजिबल कर देता है। अब ये अपनी गन्स का इस्तेमाल करके इन सारे बंदों को भूनना शुरू कर देते हैं और बाकी काम ये डीमन संभाल रहे होते हैं। कैफिरो भागते हुए इस लड़की के पास आती है। प्लीज तुम मरो मत, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आप काफी बार मुसीबत में पड़ गई। और इससे पहले कैफिरो उससे कुछ कह पाती ये लड़की मारी जाती है। इस तरफ वॉल्टल अपने मैजिक से सारे के सारे डीमंस को मौत के घाट उतार रहा होता है, लेकिन तभी कैफिरो यहाँ पर आ जाती है और वो इसकी गर्दन पर अपना पैर रखकर इसके ऊपर एक के बाद एक धमाके करना शुरू कर देती है, जिसको देखकर इन सभी की भी फटनी शुरू हो जाती है। अब लिलिस उन्हें रोकने का ट्राई करती है, पर वो ये कहती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं इन सभी को जान से मार दूंगी। जिसके बाद जिरोन इस लड़की को देखकर ये कहता है कि शायद से ये अभी भी जिंदा है और हम इसे ट्रीटमेंट देकर सही कर सकते हैं। इस तरफ इन सारे के सारे बंदों की फटनी शुरू हो जाती है जब उन्हें ये पता लगता है कि सारे डीमंस कासल के अंदर आ चुके हैं। शायद से उन सभी ने मैजिक का इस्तेमाल किया है। अब देखते ही देखते ईके की आर्मी इन सभी के ऊपर भारी पड़नी शुरू हो जाती है। जैसे ये सारा काम निपट जाता है तो जिरोन आसमान में एक फायरवर्क छोड़ता है, जिससे ईके को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सारा कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। जिसके बाद डीमंस की दूसरी वेव भी मैदान में आ जाती है। जिरोन सभी से कहता है कि तुम सारे यहाँ से भाग जाओ वरना तुम सब भी मारे जा सकते हो। इन बंदों को भी ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ये डीमंस इन बैरल्स को नीचे छोड़ते हैं तो उससे काफी जोरदार धमाके होने शुरू हो जाते हैं। अब एक बंदा भागते हुए यहाँ पर आता है। डीमंस ने हमारे ऊपर पूरी सेना से अटैक कर दिया है, हमारे पास अब कोई भी चारा नहीं है, तो सारे के सारे सैनिक रिट्रीट करो। अब यहीं से हमारी कहानी चेंज हो जाती है और सारे की सारी ह्यूमन आर्मी रिट्रीट कर चुकी है और डीमंस ने इस जगह पर अपना कब्जा कर लिया है। इसी खुशी में ये सारे पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे डीमन कमांडर्स आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। ईके इन सभी को बताता है कि तुम यहाँ पर जो इंसान देख रहे हो वो मेरी आर्मी है, क्योंकि इन सभी को अभी तक ऐसा ही लग रहा था कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये डीमंस कहते हैं हम ये बात नहीं जानते थे कि हम यहाँ से जाएंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा। पर तभी जिरोन भागते हुए यहाँ पर आता है। अरे मालिक, आपके लिए एक लेटर आया हुआ है और इस लेटर को इरूडल ने ईके के लिए भेजा होता है, जिसमें ये लिखा था इस बार तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हमारी मुलाकात दोबारा से जरूर होगी। ईके भी ये सोचता है अबे यार इसने मुझे क्या भेज दिया, लेकिन कैफिरो को अब भी इस बंदे के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो ये कहती है कि इस बंदे ने मुझे काफी टॉर्चर किया है, मैं इसे जान से मार दूंगी। पर ईके उन्हें समझाते हुए ये कहता है कि बैटल में ये सारा कुछ चलता है तो आप टेंशन मत लो। ये वुल्फ डीमन भी काफी गुस्से में आकर ये कहता है क्या अब मैं उसे जान से मार सकता हूँ? अरे भाई थांबा थांबा, इतनी भी जल्दी क्या है? और लो भाई, ईके ने भी उस बंदे को एक लेटर लिखा होता है, तुम इसे लेकर चले जाओ। लेकिन तभी कैफिरो भी यहाँ पर आ जाती है। तुम पहले से काफी स्ट्रांग हो चुके हो और तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। ये सारा कुछ मैंने इसीलिए किया क्योंकि डीमन लॉर्ड ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं, पर तुम मना भी तो कर सकते थे। हाँ वो ठीक है, मुझसे नहीं हुआ। लेकिन तभी अचानक डीमन लॉर्ड भी अपने ड्रैगन के साथ यहाँ पर आ जाती हैं। जिरोन उनसे कहता है अरे छोटी बच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो कहीं और जाकर खेलो। अबे ओए, ये तू क्या कर रहा है? और वो डीमन लॉर्ड के सामने झुक जाता है। इस गलती के लिए मुझे और जिरोन को माफ कर देना। और जैसे ईके इन सभी को ये बताता है कि यही डीमन लॉर्ड है तो इन सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, खासकर जिरोन की। पर मैंने तो ऐसा सुना था कि डीमन लॉर्ड काफी बड़े होते हैं और उनकी 6 पूंछ होती है।
हैं, 5 आँखें और 10 हाथ, पर डीमन लॉर्ड उसको माफ कर देती है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ज्यादा लोग मेरे चेहरे को नहीं जानते। लेकिन तभी जिरोन को ये बात रियलाइज होती है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है और वो डीमन लॉर्ड के सामने झुक जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब डीमन लॉर्ड कैफियरों से बातें करते हुए ये कहती है कि तुमने बैटल में काफी अच्छा काम किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी गलती मेरी है। अगर मैं गलती नहीं करती तो एलिस्टा मेरे हाथों से नहीं जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने काफी अच्छे से काम किया और इसी वजह से हम उन्हें हरा पाए। तुम सभी ने इस बैटल में अपना पूरा जोर दिखाया और खासकर ईके तुमने। अरे बस बस, मेरी इतनी भी तारीफें मत करो, मुझे ये हजम नहीं होती। तो चलो इसी खुशी में मैं तुम्हें 8th कॉर्प्स का कमांडर बना रही हूँ। जिसको सुनते ही सभी के चेहरों पर स्माइल आ जाती है क्योंकि ईके को एक और प्रमोशन मिल चुकी है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनीसोल।